Entrepreneurship Award goes to Kartik Chaudhary. 2023 में आपने अस्तित्व फेस्टिवल में इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया। इट वॉज अ कम्प्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। इस जर्नी के दौरान कोई मतलब ऐसा चैलेंजेस फेस किया हो? कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया और कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा था। सीखा कहाँ से था सब कुछ? यूट्यूब खुद ही सब कुछ कर रहा, नाम भी, लोगो। लोगों ने सोचा किसी से बनवा लूं मैं। अब उस टाइम ये उस टाइम निशानी थी। लोगों का क्या ओपिनियन रहता था? आपको गलत आदतें सिखाने के लिए हमेशा रेडी है लोग। मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा सोनू सूद जी के साथ। उसने तो गेम ही चेंज कर दिया सारा। आई वॉज 16 एट दैट टाइम एंड दिस ईयर उनकी फतेह फिल्म आई है, मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन। मार्केटिंग प्लान करने के लिए आप लोगों को मूवी पहले दिखाई जाती है? मूवी रिलीज होने के अगर आप एक हफ्ते पहले बैठोगे प्लानिंग करने, फ्लॉप। ऐसा आपने क्या किया होगा कि आपको उन्होंने चुना? बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसमें कंट्रीब्यूट करा है, फिल्म प्रमोट करी है, सॉन्ग्स प्रमोट करे हैं। ऐसे नहीं है कि आपने पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी आप ऑफर कर रहे हो, आपके जैसे 100 लोग ऑफर कर रहे हैं। सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है? जब तक कोई गाना रील्स पे कैप्चर नहीं होता तब तक बहुत मुश्किल है उसको ट्रेंड में आना। गुरु रंधावा का ये काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। कतल चला भी, एवरी अदर रील कतल सॉन्ग। ओ बिल्लो तेरी आँख कतल करे लाख कतल। एक दिन मेरे पास रैंडमली कॉल आया कि सो आई वाज वेरी शॉक्ड। अगर बात करूं मैक्सिमम बजट की, इट वाज 85 लाख रुपीस का सिंगल सॉन्ग कैंपेन। इतना ग्रो कर गई है ये वाली फील्ड कि सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स को भी मतलब। बिकॉज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज जेन्युइनली गिविंग देम ROI। तो जो अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, कोई एडवाइस देना चाहेंगे जिसे वो फॉलो करके? लुक फॉर समथिंग डिफरेंट, अदरवाइज ऐसे होती है स्क्रिप्ट रील्स। पीआर को छोड़ के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिजनेस में आना पड़ा आपको? ऐसा कुछ तो हुआ ही होगा। सो वेलकम कार्तिक टू शालुनिशा पॉडकास्ट। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, 15 साल की उम्र में जब लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट की टेंशन में फिर घूम रहे होते हैं, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, मोटिवेशन कहाँ से, कैसे जर्नी स्टार्ट की? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और जर्नी तो कुछ ऐसी रही कि जब मैं 13 साल का था, मुझे तब से ही कुछ ना कुछ अंदर फीलिंग थी कि कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है और बहुत जल्दी करना है। पता नहीं मैं किस चीज़ के प्रेशर में था। 13 साल में ही? 13 साल में ही, और कुछ जल्दी करने की थी मेरे को। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अपना जब मैं 13 साल में था। जब मैं 13 साल का था तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। ऑल्दो उस यूट्यूब का और एंटरप्रेन्योरशिप का कोई ऐसा लेना देना नहीं है, बट जब मैं 15 साल का था तब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। ओके। नहीं, पहले वहाँ बताओ 13 साल के अंदर जो यूट्यूब स्टार्ट किया उस पर किया गया? तो यूट्यूब पे मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता था, उस टाइम बहुत चलती थी। एज ए डायरेक्टर और एज एक्टर? एज एन एक्टर। तो उस टाइम शॉर्ट फिल्म बनाता था, शॉर्ट वीडियोस, अमित भड़ाना, हर्ष बेनीवाल की जैसे उस टाइम होती थी, तो वैसे ही कंसेप्ट रहता था, बट थोड़ा सोशल कॉजेज पे रहता था। ठीक है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई है क्लीनलीनेस के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर, लाइक साफ वरुण पुरोहित? सफाई। लाइक वरुण पुरोहित ऐसे ही मान लो, काफ़ी बनाई है मैंने ऐसी यूट्यूब पे, और एक दो गाने भी बनाए हैं। ओके। सारा मेरे 2-3 लोग थे दोस्त, हम सारे खुद ही बनाते थे सब Nice. कुछ, छत पे, कभी एक कमरे में बैठ के, फिर शूटिंग, एडिटिंग सब खुद? सब कुछ खुद ही करता था मैं। अभी भी वो यूट्यूब चैनल पे हैं मेरे वीडियोस, डिस्क्रिप्शन में सारे नाम, राइटर, एडिटर, सब मेरे ही है। एक्टर भी मैं ही हूँ, मल्टीपल रोल करता था। जनरली हमने देखा है वैसे, कोई बंदा खुद एडिटर हो ना, उसको शांति नहीं मिलती जब तक वो एडिट ना देख ले। तो ये पॉडकास्ट आपको भेजना पड़ेगा रोपो में। अभी भी मैं एडिटिंग, जो भी मेरा सारा कंटेंट रहता है मेरे इंस्टाग्राम पे, सारा मैंने करा हुआ है। तो वो खुद से नहीं, मेरे को किसी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाती। 13 के एज में सीखा कहाँ से था सब कुछ? यूट्यूब, हर दूसरे दिन कोई नई चीज़ टाइप करता था। फिर एक चीज़ नहीं टिकनी थी, एक्टिंग वीडियो स्टार्ट करी, फिर टेक में आ गया, टेक वीडियोस बनाई। कोई फ़ोन लॉन्च होता था उसकी डिटेल्स बता देता था, कोई कुछ लॉन्च होता था उसकी डिटेल्स बता देता था। तो बट वो मुझे क्विट करना पड़ा क्योंकि काफ़ी पीयर प्रेशर था उस टाइम। काफ़ी मॉक होता था मैं स्कूल में ना, जब स्कूल में था तो पॉजिटिव नहीं था वो, तो काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था मैं। इंसल्ट या कुछ काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को वो क्विट करना पड़ा चैनल, तो मैंने वो छोड़ दी जर्नी। स्टूडेंट्स या फिर मतलब पीयर्स, क्लासमेट्स? ओके। बिल्कुल, मतलब वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया था। ऑफ कोर्स होता है, ये तो ह्यूमन नेचर, जैसे उस टाइम छोटे थे तो आपस में बेइज्जती एंड ऑल ये सब चीज़ें चलती रहती थी, तो वो मेरे को हिट करता था। वो मैं घर जाके परेशान होता था, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था।
तो ऑल्दो चैनल वाज ग्रोइंग, काफ़ी अच्छा चल रहा था चैनल, और मेरे ख्याल से उस टाइम 25-30 हज़ार व्यूज टोटल पे मैं पहुंच गया था। उस टाइम अच्छी बड़ी बात होती थी, अब बिल्कुल तो बड़ी बात एवरी होती अदर होगी। वीडियो, तो उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये हो गया, फिर चैनल बंद करना पड़ा। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, बंद कर दिया था मैंने सब कुछ ना, बनाना बंद कर दिया था। 2020 में लॉकडाउन आया, अब वो शांति नहीं थी अंदर कि खाली कैसे बैठे हैं। सो फिर कहीं ना कहीं से कुछ देखा, इंस्टाग्राम चलाते थे उस टाइम सब लोग, तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिसिटी, ये सब चीज़ें बहुत चल रही थी। हम्म, तो मैंने पीआर फर्म स्टार्ट की। अब उस टाइम मैं था 15 साल का, तो बिजनेस वाला आइडिया मेरे को था ही नहीं कुछ। हाँ। सडनली एक दिन मैंने ऐसे ही देखा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा था, इंस्पिरेशन ली मैंने, और फिर अपनी पीआर फर्म स्टार्ट करी। हम लोग प्रेस रिलीज वगैरह उस टाइम करते थे, पब्लिसिटी करते थे। उस टाइम मतलब वैसे था क्रेज पीआर वगैरह का, मतलब जैसे आज तो समझ में आता है बिग बॉस की वजह से पीआर एक टर्म ना कोई हुई नहीं और लोगों को पता लगा। हाँ। उस टाइम पे था इतना रिवाज पीआर उस का? टाइम ग्रोइंग इंडस्ट्री थी, ठीक काफ़ी है। बिगनिंग थी, बहुत ज़्यादा इनिशियल था और बिगनिंग थी उस टाइम। और मेरे कुछ खास कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे इंडस्ट्री में, खास क्या बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट्स नहीं थे इंडस्ट्री में। तो कहीं ना कहीं क्लिक हुआ वो कि पब्लिसिटी इतना हो रहा है, हर सब लोगों को प्रमोशन चाहिए, सबको वायरल होना है। बिल्कुल ये उस टाइम शुरू हो गया था बिल्कुल। लॉकडाउन में, सब क्रिएटर लॉकडाउन में बने हैं। सो उस टाइम में शुरू हो गया था। सो मैंने पीआर फॉर्म स्टार्ट की, पब्लिसिटी करना स्टार्ट किया। मुझे याद है पहला दिन था, कंपनी का नाम कुछ नहीं, कोई बिजनेस नहीं था, पहला दिन था। मुझे कहीं से सर्विसेज की लिस्ट आई, वो मैंने खुद ऑनबोर्ड करी, हाँ। खुद से कि कैसे करना है, सीखा। मुझे पहला क्लाइंट मिला, मेरा वो पहले दिन, कंपनी नहीं फॉर्म हुई थी, पहले दिन मेरा 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब उस टाइम 15 साल में 3,000 रुपये खुद के, हाँ। बहुत बहुत बड़ी बात होती थी। मैं इतना खुश हुआ, मैं पूरे घर में मैंने सबको बताया कि 3,000 रुपये कमाए हैं। पता नहीं बुआ को फ़ोन करा, मौसी को फ़ोन करा कि 3,000 रुपये कमा लिए। सो अगले दिन सोचा, पता नहीं मेरे उस टाइम मैच्योरिटी मेरे में कहाँ से ये आई, मैंने अगले दिन कंपनी का नाम खुद ही सोचा, और फिर लोगो वगैरह खुद ही बनाया, सब खुद ही करा, और इंस्टाग्राम पेज बनाया। इंस्टाग्राम से काम मिलता था उस टाइम, तो इंस्टाग्राम पेज बनाया। फिर बस धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, और कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा था, ऑनेस्टली अगर बताऊं तो कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा था उस कंपनी में। सो फिर जब 2020 ख़त्म होने को था, दिसंबर की बात कर रहा हूँ, उस टाइम फिर मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आया। क्योंकि स्टार्टिंग में एक्टिंग का आपको पता ही था कि मैंने बताया भी, यूट्यूब स्टार्ट किया। तो फिर मैं धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे, कंटेंट क्रिएटर्स देखे। उस टाइम में मैसेज करता रहता था फैन बॉय की तरह ना, क्रिएटर जो चल रहा होता था, हाय सर, आई लिव इन दिल्ली, आप कभी भी आओ, प्लीज़ मुझे बताना, मुझे बस एक बार मिलना है आपसे। मैं ऐसे से अभी भी मेरे पास है वो फ़ोन में। ठीक है। मैं अब तो किसी को मैसेज करता हूँ अनसेंड ही कर देता हूँ पहले वो वाले मैसेज। सो वो मैं करता था उस टाइम। नाइस। कुछ कुछ क्रिएटर्स का रिप्लाई आ गया, और फिर कॉन्टैक्ट्स आ गए। यूट्यूब थोड़ा बहुत दिख रहा था, तो उससे भी कॉन्टैक्ट लोग शेयर कर देते थे। सो ऐसे हो गया। फिर मुझे लगा कि एक दो लोग हैं मेरे सर्कल में ही जिनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, इन्फ्लुएंसर से उनका प्रमोशन करा सकता हूँ। सो एक दो जगह वो डील बन गई। फिर मेरे को ये हुआ कि चलो पीआर रहने देते हैं अभी। टिकट साइज कम था और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया था, 500 रुपए के मार्जिन, 1,000 रुपए के मार्जिन, तो वो बन नहीं पा रही थी बात ना। अब मेरे को स्टार्टिंग से ही कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का चस्का था कि कुछ तो अलग ही करना है। तो इसलिए फिर मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट की, और 2 साल मैंने हाइना मीडिया चलाया। मेरी कंपनी का नाम था हाइना मीडिया, एंड उस पर हम सॉन्ग प्रमोशंस करते थे, ब्रांड डील्स करते थे, B2B करते थे, B2C करते थे, तो ये सब चीज़ें करते थे। फिर हाइना मीडिया नाम मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में। हाइना मीडिया नाम ना कुछ उसका मीनिंग नहीं था। लोग मेरे से पूछते थे कि ये तो हिंदी में हाई हाइना ना मीडिया लग क्या? रहा है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरे को नाम कैसे आया वो। मैंने गूगल किया 10 वाइल्ड एनिमल्स, लायन मीडिया, टाइगर मीडिया, कुछ मीडिया, ये मीडिया, XYZ मीडिया, तो डोमेन लास्ट में मेरे को मिला हाइना मीडिया का। हाइना क्या होता है वैसे? हाइना वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल। हाँ, तो वहां से मैंने लिया। अब किसी को क्या बताऊं कि नाम कैसे आया, वाइल्ड एनिमल सर्च करी गूगल पे, तो वो काम थोड़ा खराब हो गया। जब कंपनी ग्रो होने लगी, कॉन्टैक्ट्स इतने बनने लगे, काम आने लगा, सो फिर मैंने फाइनली, अब कंपनी है वायरल की मीडिया। ओके। हाँ, ये मैंने 2023 में नाम स्टार्ट change की किया। कंपनी, नाम चेंज किया। ठीक है। और
कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी स्टार्ट की Okay. वायरल की मीडिया। तो अब जर्नी चल रही है। नाइस। मतलब एज अ ब्रांड डिजाइनर तो मैं ये सोच रही हूँ नाम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपकी आइडेंटिटी आपकी कंपनी का नाम ही डिसाइड करती है, और कंपनी का नाम, लोगो, वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को वो नाम की वैल्यू लेट समझ आई। मेरे को थोड़ा गिल्ट भी है इस बात का आखिर, बट वो न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि उस टाइम एज यंग थी, पता नहीं थी चीज़ें, हसल करी है, खुद ही सब कुछ करा है। सो वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ। नाइस। हाँ जी। तो जब आपने बताया अभी लोगो आपने खुद बनाया, लोगो नहीं सोचा किसी से बनवा लूं मैं? अब उस टाइम ये उस टाइम निशानी थी। ये मैं खुद बोल रही तब मैं तुम्हें देख रही थी। बट नहीं, आपका अभी जब मेरी वायरल की मीडिया बनी, मैंने मैम को तभी आपको फॉलो किया था, और काफ़ी मैं इम्प्रेस था आपके वर्क से, ग्राफिक्स के वर्क से, तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, तो सब कुछ खुद ही कर रहा था। यूट्यूब पे भी सब कुछ खुद ही करा, यहाँ भी खुद ही करा। नाइस। तो खुद ही सब कुछ कर रहा, नाम भी, लोगो, एवरीथिंग, इंस्टाग्राम, ग्राफिक, सब खुद ही करता तो था। इस जर्नी के दौरान वैसे फैमिली का सपोर्ट कैसा था? फैमिली का सपोर्ट अच्छा था, फादर का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं, था। जैसे इतने बिजनेस आप चेंजेस कर रहे थे, है ना, तो मतलब फैमिली बोलती नहीं थी कि भी क्या ट्राई कर रहा है, क्या रिस्क ले रहा है भाई? नहीं, उनको इतना कुछ नहीं था, ठीक है। कुछ ना कुछ हसल ही कर रहा था, क्योंकि एज यंग थी, तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें, इधर हाथ लगाना, इधर हाथ मारना, तो वो सब नई नई चीज़ें थी। तो अडेप्टेबिलिटी थी फैमिली को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। कभी मेरे को कुछ नहीं बोला किसी ने ओके। कि उस टाइम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो नहीं एज सच देखो, अगर फैमिली की बात करें, सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि स्टडी कंप्लीट कर लो, फिर बिजनेस के अंदर जाना। तो फैमिली ने कभी नहीं कहा भाई स्टडी को भी देख लो थोड़ा? मेरी मदर टीचर है, हाँ, तो आप गेस फिर कर तो मैं सकते समझ हो। सकती हूँ। हाँ, तो मेरे को 10th की बात है, जब स्ट्रीम सेलेक्ट करने का टाइम आया, तो मैं वहाँ खड़ा था लाइब्रेरी में, जहाँ पे हमें साइन करना था कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। मेरे को था कि भाई आर्ट्स या कॉमर्स। मेरे को पता था कि मैंने पढ़ाई करनी नहीं है कुछ। मेरा एक होता है ना कि आपको स्टार्टिंग से पता है कि एकेडमिक्स में वो नहीं हो, मैं नहीं था। मदर टीचर थी, तो बहुत प्रेशर था, साइंस साइंस साइंस। मैं उस दिन ज़बरदस्ती ना, मैंने मम्मी को हल्का सा दूर करा, मैंने फटाफट साइन कर दिया कॉमर्स पे, और बस फिर साइन करके मैं क्या, मम्मी हो गए साइन, चलो। फिर बाद में जाके जब पता चला तो बहुत डांट पड़ी, कि क्योंकि उस टाइम कमाई भी ज़्यादा थी। आई वॉज बिगिनिंग, स्टार्टिंग थी बिल्कुल 2020 में। तो वो डांट पड़ी, बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वैसे अगर एज की बात करें, आप कह रहे हो 2020 में, लाइक आई थिंक आप एंटर हो रहे थे +1 में। या कितनी छोटी एज और बिजनेस कर रहे हो, लोगों का क्या ओपिनियन रहता था अकॉर्डिंग टू योर एज की ये बिजनेस संभाल लेगा, अच्छा कर लेगा? हाउ वाज देयर एक्सप्रेशंस, और डू दे बिलीव इन योर कैपेबिलिटी? कैसा था पूरा एक्सपीरियंस? सो उस टाइम 2020 की जब हम बात करें, तो उस टाइम मैं 15 साल का था। तो उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में ना, इनिशियली डील्स क्लोज करना बहुत डिफ़िकल्ट था, और लोगों का जो फीडबैक आ रहा था वो ऑल्दो इट वाज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि लोगों को पता था कि मैं कर तो रहा हूँ स्टार्टिंग से, 13 साल से कुछ ना कुछ लगा हुआ हूँ। तो लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक आने लगा, और ऊपर से मेरी सर्विसेज काफ़ी जो प्रोवाइड कर रही थी कंपनी, वो काफ़ी यूनिक थी, काफ़ी अच्छे से हम लोग कर रहे थे काम। और उस टाइम मार्जिन्स का ज़्यादा कुछ था नहीं, बच्चे थे, क्या पैसे कमाने उस टाइम तो इतने। तो क्लाइंटेल जोड़ने में मैं लगा हुआ था, तो लोगों को काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था। क्रिटिसिज्म भी था, ऑफ कोर्स, वो तो हर इंडस्ट्री में हर जगह होता है, एज मैटर नहीं करती। तो क्रिटिसिज्म भी था, उसको कंट्रोल करा। या अब जैसे यूट्यूब चैनल बंद करा ड्यू टू द हेट और क्रिटिसिज्म, वो मैं नहीं चाहता था। अब हर बार तो आप नहीं बंद कर सकते ना, लोग क्या बोल रहे हैं। अब फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी आई, तो उसको एक्सेप्ट करा। बट इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक था। इंडस्ट्री वॉज वेरी सपोर्टिंग, अभी भी बहुत सपोर्टिंग है इंडस्ट्री। मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ कोलैबोरेशन में, और कंपटीशन ये छोटे स्केल पे होता है। जब थोड़ा अच्छा स्केल अचीव हो जाता है तो कोलैबोरेशन होता है। तो अब तो कोलैबोरेशन में चीज़ें चलती हैं, और बट लोग सपोर्टिव थे, काफ़ी प्यार मिला उस टाइम, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो वही है। अच्छा, वैसे कोई इस जर्नी के दौरान कोई मतलब ऐसा चैलेंजेस फेस किया हो, ताकि जो अपकमिंग जनरेशन है मतलब वो सीख पाए आपकी इस जर्नी से? चैलेंजेस काफ़ी रहे। जैसे पहला चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज रहा यंग एज फैक्टर। लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ सर्विस बिजनेस। मैं सर्विस बिजनेस रन करता हूँ, तो कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा है तो आप छुप जाओ, प्रोडक्ट बिकेगा। आई एम इन अ सर्विस बिजनेस, तो इनिशियली सर्विस बिजनेस था, तो और मैं यंग भी था, तो वो डील क्लोज करना, क्लाइंट को कन्विंस करना कि कैसे हेल्प कर सकते हैं। क्यों कोई भरोसा करेगा 15 साल की, लीगल एज भी नहीं हुई, 18 साल। सो कोई क्यों भरोसा करेगा? तो वो कन्विक्शन पावर बड़ी मुश्किल थी, कन्विंस करना बहुत मुश्किल था इनिशियली। और अगर मैं
यंग लोगों को गाइड करूं, यंग लोगों के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आपको स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना है, ओके आपको अपनी इमेज बिल्डिंग पे बहुत ध्यान देना है, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस Okay. हिसाब से आप अपना, आपके दिमाग में जो है वो अगर आप सामने वाले को समझा दो कैसे हेल्प कर सकते हो, क्या चल रहा है दिमाग में, तो ही आपको डील क्रैक होगी। मींस तब फिर छोटा बड़ा मैटर ही नहीं करता, तब छोटा फिर बड़ा एज- मैटर नहीं एज करता। मैटर हाँ, नहीं करती। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्किल्स आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी आप ऑफर कर रहे हो, आपके जैसे 100 लोग और बैठे हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप नहीं हो ना तो उनके व्हाट्सएप पे ऑलरेडी, उनके ईमेल पे ऑलरेडी 100 लोग हैं Right. जो सेम चीज़ ऑफर कर रहे हैं। राइट सो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है, एंड योर द मैच्योरिटी इन योर डिस्कशन, आप कैसे सामने वाले से बात कर रहे हो, क्या स्किल्स ऑफर कर, Right. आपका स्किल सेट क्या है, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो ये सबसे बड़ा मेरा चैलेंज था कि डील्स कैसे क्लोज करनी है। ओके हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज अब तक का यही था, अगर मैं बोलूँ तो, कि 15 साल का लड़का कैसे डील्स क्लोज करेगा। सो इसको किसी तरह फेस करा, किसी तरह इसको, इसका सोल्यूशन निकाला, स्किल्स डेवलप करी, लोगों से इतना मिला। लोगों से मिलने से सब कुछ होता है, कितना आप लोगों से मिलते हो, सबसे कनेक्ट करते हो। और स्टार्टिंग से मैं एक्सट्रोवर्ट था, हाँ। सो वो चीज़ ने बहुत फ़ायदा करा है मुझे। सबसे बात करता हूँ, कोई नया ऐसे ही खड़ा हो ना, मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल कुछ तो मैं खुद जाके हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम कार्तिक, ये वो। सो अभी भी मैं करता हूँ। ओके तो कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही आगे जाके रेफरेंस, नेटवर्किंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा, ऑल्दो ये लाइन मैंने नहीं बनाई है बट मैं फॉलो बहुत करता हूँ, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। दिस इज़ अ वेरी ट्रू लाइन बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आपका नेटवर्क आपको बहुत हेल्प करता है। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने आज तक एक कोल्ड ईमेल नहीं करी है, एक भी। ओके सारा काम मैं रेफरेंस के थ्रू करता हूँ। मेरे को मतलब हर जगह मैंने कनेक्शंस बिल्ड करे हैं, मैंने अपना सर्कल बहुत स्ट्रॉन्ग करा है, लार्ज एंड क्वालिटी सर्कल मेंटेन करा है, और उसी से ही आज स्टैंड अप कर रहे हैं। और मेन तो यही है कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी सर्कल किसको कहते हो आप वैसे, जैसे आपने बताया क्वालिटी सर्कल यही होता है कि जैसे आपके पास अगर 10 लोग सामने खड़े हैं, हाँ। तो उसमें से 3 लोग आपके साथ सिर्फ फन करने के लिए हैं, आपको गलत आदतें सिखाने के लिए हमेशा रेडी हैं लोग। कोई जो आपको मोटिवेट करे, अपलिफ्ट करे, ऐसे लोग ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिगर आउट करना कि 10 लोगों में से ऐसे कौन से लोग हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट तो क्वालिटी सर्कल वही है जो लोग आपको अपलिफ्ट करे। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट इज वन थिंग, बट उसके चक्कर में आपकी ग्रोथ सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। राइट तो क्वालिटी सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग आपको अपलिफ्ट करे, ग्रो करे, आपके साथ ग्रो करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये आपने सारा विद इन टाइम ही सीखा है, लाइक राइट नाउ यू आर 25, दैट 10 years एक्सपीरियंस। आई एम 20 राइट नाउ। 20? या, ओके, तो 5 सालों में अमेजिंग ब्रो, यू आर डूइंग वेरी वेरी थैंक यू गुड। सो मच। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा सोनू सूद जी के साथ, हाँ जी। तो वहां पे कैसे पहुंचे, वो कैसे मतलब पॉसिबल हो पाया? और वो भी So- 20 की एज में। एंड आई थिंक वो आई 2 वाज साल पुराना 16 है। एट दैट टाइम। अच्छा जब सोनू सूद सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। आई वाज 16 एट दैट टाइम एंड इट इज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ टिल नाउ। ओके हाँ, उस इंटरव्यू ने जो मोटिवेट करा है मुझे, जो एक इंटरनल मोटिवेशन आती है, वो उस इंटरव्यू से आई है। इट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ कि 16 साल का था जब मैं था, तो इतने बड़े सेलिब्रिटी सोनू सर को मैं अभी भी बहुत मानता हूँ। एंड उन्होंने जब उस टाइम मुझसे क्वेश्चन आंसर्स करे, सो इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ टिल नाउ। सो इसके पीछे मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं बस ऐसे ही रात को डिनर किया, सो गया। सुबह उठा जब मैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आया। जर्नलिस्ट हैं तेजश्री पुरंदरे मैम। आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, मुझे मैम ने बहुत हेल्प करी है, एंड ये इंटरव्यू होने की वजह से मेरे पास सुबह मैसेज आया कि गुड न्यूज़ टुडे चैनल है, आज तक का चैनल है, पार्टनर चैनल। सो उस पर हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, देश की बात सुनाता हूँ, उसमें आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। अब मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे लगा कि बहुत बहुत ऐसे मैसेजेस तो चलते रहते, कुछ स्कैम ना हो या कुछ ना हो। आई वॉज, थोड़ा सा मुझे डर था, बट थोड़ा प्रोफाइल चेक करा, थोड़ा समझा, हाँ करी, ऑफ कोर्स हाँ तो करनी थी, तो हाँ करी। नेक्स्ट डे उनकी टीम मेरे घर, वाओ। एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, मेरे लिए अभी भी वो फैंटेसी चल रही थी, मुझे ऐसा लगता है आई वाज ड्रीमिंग। तो टीम आई घर पे मेरा, अगर वो आप इंटरव्यू चेक करेंगे तो उसमें मेरे घर का शूट है। ओके सो मेरे मम्मी पापा का शूट है। सो वो बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। फिर नेक्स्ट डे कहीं और शूट था, सोनू सर के साथ शूट था।
उसने तो गेम ही चेंज कर दिया सारा। वो मतलब वो जो इंटरव्यू था ना सोनू सर के साथ, इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई, इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। उस एक पर्टिकुलर इंटरव्यू ने मुझे इतनी मोटिवेट करा है आगे बढ़ने के लिए, इतना ज़्यादा मुझे ग्रोथ के लिए मेरा ऐसा- माइंडसेट स्विच हुआ है वो उसी इंटरव्यू ऐसा क्या था मतलब जो मोटिवेट किया मतलब? अब मेरा ये था कि उस टाइम तो आई वाज बिगिनिंग, हाँ एकदम इतनी बड़ी चीजें हो गई है मेरे साथ, तो अब तो डिसाइड कर लिया था कि अब तो अगले 4 साल में ना यहाँ से सीधा 0 to 100 वाली जर्नी कैप्चर करनी है मुझे। आई वाज 1 एट दैट टाइम, 0 to 1 कवर किया था मैंने। 1 to 100 मुझे मोटिवेट करा उस इंटरव्यू ने। राइट। शायद एक टाइम को अगर वो इंटरव्यू ना होता तो जैसे स्टेडी ग्रोथ होती काफ़ी, मतलब जैसे चल रहा था थोड़ा बेटर होता, धीरे धीरे ग्रो करता मैं। बट जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसके बाद हुई है, जो मेरे अंदर मोटिवेशन आई है कि अब तो नेक्स्ट लेवल काम हो गया है कार्तिक, अब तो उठ जा, अब तो बस अब नेवर एंडिंग जर्नी है, अब तो लग जा। नहीं ऐसा क्या हुआ मतलब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, क्या फायदा हुआ मतलब उस इंटरव्यू से? फ़ायदा यही हुआ कि एक तो क्रेडिबिलिटी काफ़ी बनी है। ऑफ कोर्स सर ने अच्छी मेरे को वो कॉम्प्लीमेंट करा है, मेरी Praise ग्रोथ किया के है बारे अच्छे से, हाँ में जी। प्रेज करा है। सो वो एक अपने आप में एक अचीवमेंट है, तो Right. उससे क्रेडिबिलिटी बनी है। जैसे ट्रस्ट फैक्टर होता है, बिल्कुल। वो ट्रस्ट फैक्टर मेरा कहीं ना कहीं हटा है, लोगों ने शायद ये ट्रस्ट भी हो करना सकता शुरू है जो करा है। आसपास के लोग हमेशा आप कहते थे कि ये पता नहीं क्या कर रहा है स्टडी को छोड़ के, तो उनको एक आंसर मिल गया होगा जो मुझे यस पर्सनली लगता है। यस, वो सोसाइटी एक्सेप्टेंस या इंटरव्यू था एक तरह से। सो वो बहुत बड़ी चीज़ कि हो अगर गई। वो कुछ कर रहा है अपने दम पे तो उसका ये वैल्यू मिल रहा है उसे। यस, और एक और फैक्ट है कि 5 साल पहले की ये बात थी, सर ने इंटरव्यू किया था, एंड नाउ दिस ईयर उनकी फतेह। फतेह फिल्म आई है, मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन करा है। आई सीन Wow. दैट। सो साथ में प्रॉपर रील कवरेज करी है। सो ये एक, मैं तो मतलब इतना खुश होता हूँ ये चीज़ सोच के कि 5 साल पहले उनके साथ एक इंटरव्यू शूट हुआ था, एंड टुडे आई एम वर्किंग विद हिम। सो अपने आप में बस ये बड़ी बात हो गई है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। जैसे आपने बताया कोलैबोरेशन किया है, वो आपने वायरल मीडिया की वायरल की मीडिया मीडिया एक्चुअली के अंदर ही किया है। उसमें मेरा कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो ठीक है। मेरा एज अ पर्सनल इन्फ्लुएंसर कह लो या पब्लिक फिगर कह लो, वो ऐसा कोलैबोरेशन था। ठीक है। या जैसे आपने अभी बताया कि आज तक का वो चैनल है और सोनू सूद जी ने इंटरव्यू लिया, मतलब इतनी बड़ी कोलैबोरेशन सिर्फ विद इन 1 ईयर हो पाना, आपको क्या लगता है मतलब ऐसा आपने क्या किया होगा कि आपको उन्होंने चुना? कहीं ना कहीं इसमें जो मेरा 13 साल से जब मैंने स्टार्ट करा, तो जो मेहनत रही है, जो हसल रहा है, जो इतना डीमोटिवेशन इतना रहा है मेरी लाइफ में, उस टाइम मैंने चैनल बंद कर दिया, इतना ऐसा टाइम भी आया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भगवान नोटिस कर रहे थे। कहीं ना कहीं किस्मत का भी इसमें आई एम वेरी ग्रेटफुल, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हैं। और बस यही है कि इतना उस टाइम हसल रहा, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि इतना मेहनत कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आई विल गेट दैट फ्रूट, दैट रिवॉर्ड। तो वो एक तरह से ये इंटरव्यू को कह सकते हैं। मतलब अगर वो उस दिन मैंने 3,000 रुपये नहीं कमाए होते और कंपनी नहीं स्टार्ट की होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसमें हार्ड वर्क और लक का भी एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। राइट। या कार्तिक, मेरे माइंड में ना एक चीज आ रही है। हाँ जी। अभी आपने बताया 20 के हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। यार 20 की एज में आप बोल रहे हो ग्रेटफुल, लक, किस्मत, है ना, डिप्रेशन, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, यूट्यूब बना दिया, डिलीट कर दिया। मतलब अभी आप 20 की एज में ही इतने सारे वर्ड्स और इतनी सारी चीजें कर चुके हो, आगे और क्या करना है? अभी तो अभी कुछ शुरुआत बचा है? है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो ये मानता हूँ अभी तो सिर्फ 1% पे हूँ मैं। अभी तो बहुत अच्छा। जितने सोचे हुए ड्रीम्स जो दिमाग में हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा है, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो फिर भी मैं तो मतलब ये मानता हूँ कि अभी तो बिगनिंग है, अभी तक काफ़ी कुछ करा है, बहुत ज़्यादा कुछ करना है अभी तो। वो वर्ड्स में बताओ मतलब क्या क्या करना है, मैं तो जानना चाह रही हूँ पर्सनली। अभी रिसेंटली इवेंट्स कंपनी स्टार्ट की है, और कार्स का बिजनेस भी है हमारा, सो उसमें भी उसको भी ग्रो करना है। इवेंट्स कंपनी है, उसको भी ग्रो करना है, और अभी इंटरनेशनल जाना है। नेशन में बहुत काम करा है, नेशन बिल्डिंग में बहुत काम करा है, लोगों को मोटिवेट करा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की है, और जो हमारी फिल्म्स हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसको बहुत ज़्यादा मैंने उसमें कंट्रीब्यूट करा है, फिल्म्स प्रमोट करी है, सॉन्ग्स प्रमोट करे हैं। सो अभी ये तो करते ही रहना है, Right. साथ में अब हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, इंडियन सिंगर्स हैं, इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको इंटरनेशनल स्केल पे भी रिप्रेजेंट करना है। मेरा भी ये मोटिव है। मेरे हमेशा से 2 ड्रीम रहे हैं, जितने ज़्यादा हो सके लोगों को हेल्प करो, उनको कुछ या तो सिखाऊं, उनको या इन पॉडकास्ट के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, या मेरे इंस्टाग्राम पे उनको किसी तरह उनकी ग्रोथ में हेल्प करूं, और कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन कल्चर है
इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनको ग्लोबल स्केल पे रिप्रेजेंट करूँ. ओके, या सो दिस इज माय ड्रीम और इसको बहुत बड़े स्केल पे मुझे फुलफिल करना है. नाइस. इंस्टाग्राम पे जाते ही खैर आपकी सबसे ज़्यादा रील्स तो फरारी, लैम्बोर्गिनी है ना, तो ऐसी ऐसी कार्स के साथ दिखती है. वो कारों के साथ कनेक्शन कैसे बैठा? सो माय फादर इज इनटू कार्स बिजनेस. Okay. उनका 10 साल से कार्स का बिजनेस चल रहा है. तो स्टार्टिंग से वो एक फैमिली में कार्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है मेरे फादर को. मुझे भी उन्हीं से ही आया है. ओके. स्टार्टिंग से ही कार्स का बहुत इंटरेस्ट रहा है. तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शंस बिल्ड हुए, कंपनीज के साथ कनेक्शंस बिल्ड हुए, शोरूम्स के साथ कनेक्शन बिल्ड हुए. इंटरेस्ट था, उसको पूरा करा है, उस इंटरेस्ट को लेवरेज भी करा है. अब अगर आप देखो जो काफ़ी सारी म्यूजिक वीडियोस हैं, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस हैं, वो हम लोग कराते हैं सुपर कार्स पे. आप इन्फ्लुएंसर्स अगर आप देखो तो आजकल काफ़ी लोग लग्जरी सुपर कार्स का रील बनाते हैं. कहीं ना कहीं हमारी एजेंसी का भी उनमें इन्वॉल्वमेंट रहता है. ओके. हम लोग उन कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प करते हैं जो एस्पिरेशनल है, जिनको अपने वीडियोस में यूज करने का गाड़ी बट दिखानी है. एक्सेस नहीं है. वी प्रोवाइड देम एक्सेस. ओके. और हमारे साथ कुछ ऐसे नहीं कि फॉलोवर्स इतने होने चाहिए. मेरा ये है कि अगर किसी की एस्पिरेशन है, किसी की हेल्प हो सके मेरे थ्रू, तो मैं वो करना चाहता हूँ. मीन्स यू चार्ज नहीं करते आप लोग? चार्ज नहीं करते हम लोग. ओके. वो क्या कहते हैं, उनको एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं सुपर कार्ड्स के साथ. उनका भी कंटेंट में हेल्प होता है और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलती है. और जो कंपनीज जिनके साथ हमारा टाई अप है उनको भी हेल्प होती है. नाइस. हाँ, अब ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं करते. कुछ क्रिएटर्स होते हैं जिन्हें हम खुद से ही कोलैबोरेशन का बोलते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है. तो ऑफ कोर्स वो तो रहता है, दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट. तो वो तो रहता है, बट इंटरेस्ट पूरा करता हूँ मैं अपना सुपर Nice. कार से. जो मेरे अंदर एक कुरकुरी कह सकते हैं वो थी ना, सुपर कार्स को लेके इंटरेस्ट था, वो मेरा पूरा हुआ है. एंड अभी 20 साल का हूँ. सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस कर ली है जो सोचते थे पहले. एक बार दिख जाए रोड पे लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, सारी एक्सपीरियंस कर ली है. वाओ. सो यही अपने में मेरे को इनर सेटिस्फेक्शन देता है तभी काफी. पर्सनली कौन सी ड्राइव करते हो? मैं भी यही आपको पूछना बताया ना चाहती कार्स थी. बिजनेस है, हाँ. तो कोई एक तो करते ही नहीं कोई है. एक तो जो होती नहीं. एवरीडे न्यू गाड़ी का मन है वही लेके जा रहे हैं. बस. और जरूरी नहीं है सुपर कार से एक तरह से इंटरेस्ट के दौर पे ही है. बाकी जो हमारा फैमिली का कार्स का बिजनेस चलता आ रहा है वही है. बट कभी कभी ये नहीं हुआ कि एक पर्सनल खुद की कार हो. मन करा बहुत बार, लेकिन जब यू हैव अ पूल ऑफ कार्स तो एक पर्टिकुलर कार में फन नहीं होता. तो वही तो अभी जैसे अब हमने बात कर रहे थे स्टार्टिंग से, एजुकेशन से स्टार्ट कर रहे थे, बीच में रह गया. तो अभी 20 साल के हो, तो अभी बट अबाउट एजुकेशन में चल रही है या नहीं चल रही है? अभी मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री जस्ट कंप्लीट करी है. ठीक है. ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ द्वारका से. सो अभी बीबीए कर रहा था मैं. एंड वो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है. अभी 1 महीने पहले ही वो कंप्लीट हुई है. Congratulations. और थैंक यू सो मच. और अभी मास्टर्स करनी है. अभी तो कुछ पता नहीं है, डोंट नो. मैं इसलिए पूछ रहा था, मैं क्या जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो उनको पता लगे कि यार आगे स्टडी करनी भी है या नहीं करनी. करनी चाहिए या नहीं चाहिए? करनी वैसे चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए. और डिग्री से बहुत आपको नॉलेज मिलती है, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिलती है. मोटा मोटा पूछूं मैं तो क्या फायदा है, मतलब 20 की एज में अगर इतना कुछ कर लिया, देखो एजेंसी बना ली, हाँ. तो अब स्टडी की क्या फायदा है? अब मेरे लिए तो पर्सनली अब मेरे को जो बैचलर्स में सिखाया गया, ऑलरेडी आई न्यू दोस थिंग्स. सो बट एनीवन हु इज स्टार्टिंग, जो जिसको भी नहीं पता है कुछ, उसके लिए डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपको एक लेवल ऑफ एजुकेशन तो होना चाहिए. ऑफ कोर्स अब ऐसा एरा आ गया है, ऐसा अभी हम जिस जहाँ जी रहे हैं, अभी जो स्टेटस है वहाँ पे इतनी वैल्यू नहीं है. बट कहीं ना कहीं यू नीड अ डिग्री. और इफ़ यू हैव स्किल्स, अगर आप में स्किल सेट है, अगर आप में एक एम्बिशन है अंदर से कि आपको समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है, एक अंदर से एक कीड़ा है कि कुछ अचीव करना है अलग, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, जॉब नहीं करनी या कुछ नहीं करना. एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, देन आफ्टर बैचलर्स यू कैन गो फॉर बिजनेस या साइड हसल. साइड हसल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अब इतना ज़्यादा क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में. एक सोर्स इज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक सोर्स पे डिपेंडेंट रहना. तो कहीं ना कहीं आपको साइड हसल में स्किल्स सीखना रहना चाहिए रेगुलर. और क्योंकि एक जगह बात ना बने, सो यू नीड टू हैव अ बैकअप ऑप्शन. राइट. हाँ, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइड में हसल करते रहो, कहीं ना कहीं यू विल गेट दैट पॉइंट, राइट, जहाँ पे आपको क्लिक होगा कि चलो भाई अब तो इट्स टाइम टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. ये बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई? गुरु रंधावा जी को आपने लॉन्च करवाया, उनके साथ कोलैबोरेशंस की, या वो कैसे पॉसिबल हो पाया? सो वो भी रेफरेंस के थ्रू ही था. वन ऑफ माय नियर एंड डियर फ्रेंड, माय ब्रदर सो कॉल्ड, उन्होंने मुझे एक कहीं कनेक्ट कराया. एंड मिस्टर अमित भाटिया, हु इज़ द MD ऑफ मैक कॉन्फ्रेंसेस, उन्होंने एक दिन मेरे पास रैंडमली कॉल आया कि ये एक फ़िल्म है और
इसको प्रमोट करना है, इसमें गुरु रंधावा सर हैं और उनका डेब्यू है। सो आई वाज वेरी शॉक्ड, क्योंकि उससे पहले बॉलीवुड नहीं करा था। बैक एंड पे वी यूज टू प्रमोट पंजाबी सॉन्ग्स और हरियाणवी सॉन्ग्स प्रमोट करते थे, बॉलीवुड का भी बैक एंड पे प्रमोशन चलता था। बट मूवी में एज अ कोर टीम काम करना, इट वाज वेरी बिग थिंग फॉर मी। और मेरी पूरी टीम के लिए वो एक बहुत बड़ा अच्छी अकम्पलिशमेंट था। तो मीटिंग्स हुई, काम पसंद आया, कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट हुए। सो आई वुड लाइक टू थैंक अमित सर, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प करी है, बहुत हेल्प करी है। और ये मूवी से ऑफिशियली आई कैन से कि आई एम अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, क्योंकि अब मैं रेगुलरली सॉन्ग्स प्रमोट कर रहा हूँ। हमारी कंपनी बॉलीवुड सॉन्ग्स प्रमोट करती है, फिल्म प्रमोट करती है। सो कहीं ना कहीं उस मूवी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है मेरे करियर में। एंड गुरु सर के साथ काम करना, उनके बचपन में गाने सुनते थे, हाई रेटेड गबरू, मेड इन इंडिया, उनके साथ काम करना, वो अपने आप में मैं कहता रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हुई है, ये मुझे इनर बहुत सेटिस्फैक्शन देती है और बहुत एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलता है मुझे इंटरनली। सो इट वाज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, गुरु सर के साथ काम करना, कोलैबोरेशन करवाना क्रिएटर्स के साथ। सो वैसे अगर ऐसा समझना चाहूँ, देखो आपने सॉन्ग लॉन्च कराया, मैं जानना चाह रही हूँ एक्चुअल में रोल होता क्या है आपका, कैसे मतलब प्रॉपर्ली करवाते हो उस चीज़ को? सो इसमें हमारा क्या रहता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, कि कोई अगर प्रोजेक्ट हाथ में है, कोई सॉन्ग है या मूवी है, उसकी मार्केटिंग के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। कई महीने लगते हैं प्लानिंग करने में कि इसको किन किन प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करा जाए, किन देखो किन। सॉन्ग आपके पास रेडी होके आ चुका है, इट्स रेडी टू लॉन्च, उसके बाद आप प्लानिंग कर रहे हो मार्केटिंग की। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। यस, ओके। फाइंडिंग द राइट क्रिएटर्स टू प्रमोट, फाइंडिंग द राइट टूल्स। सही क्रिएटर्स होना बहुत ज़रूरी है, सही टूल्स होना बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग के, कि आपको इस सॉन्ग को, इस पे एड्स रन करनी है, इसका क्रिएटर कोलैबोरेशन कराना है, क्रिएटर का आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन कराना है, या फिर इस पे वर्चुअली रील प्रमोशन करना है। आजकल मीम पेजेस, एंटरटेनमेंट पेजेस का काफ़ी कल्चर है, उस पे कैसे इसको प्रमोट करना है, वो कॉन्सेप्ट आइडियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जब कंसेप्ट प्लान हो जाता है, पूरी प्लानिंग डन हो जाती है प्रमोशन की, उसके बाद ऑपरेशंस का काम आता है। सब क्रिएटर्स के साथ बात करना, कैसे प्रमोट करना है, वो चीज़ डिस्कस करना। हमारी जो क्रिएटिव टीम है वो डिस्कस करती है क्रिएटर्स के साथ कि इस गाने को हम कैसे प्रोफेशनली और प्रॉपरली प्रमोट कर सकते हैं विद क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, लोग बोरिंग कंटेंट नहीं देखते अब, राइट। क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्रिएटिवली उस गाने को प्रमोट करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे हमने उस मूवी कुछ खट्टा हो जाए वॉज द मूवी नेम, एंड उस मूवी के लिए हमने क्रिएटर के कोलैबोरेशंस कराए स्टारकास्ट के साथ, गुरु रंधावा सर, सई मांजरेकर, लीड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के कोलैबोरेशन कराए इन्फ्लुएंसर के साथ। एंड इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर, टचवुड। किसी क्रिएटर के 40 मिलियन व्यूज़ गए, किसी क्रिएटर के 30 मिलियन ऑन रील्स, 30 मिलियन व्यूज़ गए, 20 मिलियन, 5 मिलियन। तो वो सारा एक तो क्रिएटिविटी का प्ले है। हम दिन रात लगे रहते थे स्क्रिप्ट्स के लिए, स्क्रिप्ट बनाती थी टीम, आर्टिस्ट के साथ डिस्कशन चलता था कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, वो अच्छी है, फिर फाइनली गुरु सर के पास स्क्रिप्ट जाती थी। सो और कुछ कोलैबोरेशंस ऑर्गेनिक हुए हैं विदाउट नॉन स्क्रिप्टेड, वो भी इतने Okay. अच्छे गए हैं हमारे। हाँ, तो काफ़ी अच्छा रहा वो प्रोजेक्ट। और ऐसे ही काम चलता है हमारा। तो पहले आइडिएशन होता है, फिर ऑपरेशंस होता है, फाइनली रिपोर्ट जनरेशन होती है कि क्या रिस्पॉन्स आया कैंपेन का। बहुत ज़रूरी है वो भी, टू Right, कैलकुलेट द right, रिटर्न ऑन right. इन्वेस्टमेंट। सो यही रहता है पूरा स्टेप्स। अगर मैं बात करूँ दोनों में डिफरेंसेस की, मूवी कैंपेन में और सॉन्ग कैंपेन में क्या डिफरेंस होता है प्रमोशन के टाइम पे? सॉन्ग कैंपेन देखा जाए तो थोड़ा लिमिटेड होता है, आपके पास ज़्यादा तरीके नहीं है प्रमोट करने के, बिकॉज सॉन्ग इज़ अ स्मॉल थिंग नहीं कह सकते, बट मूवी के कंपैरिजन में एक छोटा पार्ट होता है मूवी का। मूवी में 4 गाने होते हैं, बट मूवी होती है 2.5 घंटे की, 2-2 मिनट के 4 गाने होते हैं। बट मूवी तो 2.5-3 घंटे की फिल्म होती है, तो दोनों के कैंपेन्स में बहुत फ़र्क होता है। सॉन्ग प्रमोशन में आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप क्रिएटर्स के थ्रू कोलैबोरेशन कर सकते हो। आपको जो एंटरटेनमेंट पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, उनके थ्रू प्रमोशंस कर सकते हो। ऑफलाइन कैंपेन्स भी रन होते हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं लिमिटेड टूल्स होते हैं उनको प्रमोट करने के। बट मूवी में आपको बहुत टाइम लगता है प्लानिंग करने में, एंड देयर आर मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व। आपको सबके इंटरेस्ट देख के प्लान करना पड़ता है, एंड काफ़ी सारे टूल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ऑफलाइन पब्लिसिटी इतनी होती है, ऑनलाइन पब्लिसिटी इतनी होती है। मेन डिफरेंस यही होता है, स्कोप ऑफ वर्क का होता है। सॉन्ग्स में काफ़ी लिमिटेड प्रमोशन होता है और मूवी में काफ़ी लेंदी प्रमोशन होता है। और जो जैसे सॉन्ग्स का अगर देखा जाए तो उसका जो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो थोड़ा सा इजी होता है। मतलब यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि सॉन्ग चला है या नहीं चला है। मूवी का भी कर सकते हैं, बट कंपैरिजन टू द सॉन्ग इट्स अ बिट डिफिकल्ट। कार्तिक, अगर मैं थोड़ा सा और डीप डाइव करना चाहूँ इसके अंदर, जैसे मैं एक सिंगर हूँ और मैं आपके पास आता हूँ,
एक गाना लेके, या तो आप किस तरीके से प्लान आउट करते हो कि यार मेरे को, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को मेरा गाना वायरल करना है, तो आप कितना टेंटेटिव बजट किस तरीके से प्लान करते हो या किस तरीके से प्लेसमेंट कराते हो गाने की? सो अगर इन डिटेल देखा जाए तो सॉन्ग प्रमोशन में कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम उसका सॉन्ग का ट्रेंड सेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, आजकल कोई भी अगर गाना चलेगा हम्म, तो वो रील्स के थ्रू चलेगा, ठीक है, सिंपल। जहाँ ट्रेंड पकड़ लिया गाने ने इंस्टाग्राम रील्स पे, हम्म, पीपल विल फॉलो द ट्रेंड, हम्म, कंटेंट क्रिएटर्स रील्स बनाएंगे, हम्म, गाना वहाँ पे ट्रेंड पकड़ेगा, फिर स्पॉटिफाई पे जाएंगे लोग, स्पॉटिफाई पे उनकी प्लेलिस्ट में जाएगा गाना, वहाँ सुनेंगे लोग, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे, वीडियो देखेंगे। राइट, सो एक बार गाने ने अगर रील्स पे ट्रेंड पकड़ लिया, हम्म, एंड इन द पास्ट 5 years आई हैव नोटिस्ड सॉन्ग अगर चलेगा तो वो इंस्टाग्राम रील से चलेगा। और ओके, माय कंपनी व्हाट वी डू इज, हम इंस्टाग्राम रील्स के एक तरह से सो कॉल्ड मास्टर्स हैं। ओके, हम गाने को, हमारा एक बहुत ही वाइड पूल ऑफ क्रिएटर्स हैं, हमारे पास एटलीस्ट 7-8 thousand क्रिएटर्स का डेटाबेस है हम्म, फॉर सॉन्ग प्रमोशन। और ओके, मतलब सॉन्ग को उसके ऊपर माइक्रो रील्स बनवाना, मैक्रो मेगा रील्स बनवाना, जो मेगा देखा जाए तो 1 million फॉलोअर्स जिसके ज़्यादा है, 1 million से ज़्यादा है, उन्हें वी कॉल माइक्रो क्रिएटर्स, ठीक है, मैक्रो क्रिएटर्स। सो मैक्रो क्रिएटर्स हम रील्स बनवाते हैं। काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं जो हमारे साथ रेगुलरली काम करते हैं, तो हम लोग इंडस्ट्री से प्राइस के मामले में काफ़ी आगे हैं। ओके, जो हमारे साथ और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, आगे मीन्स मतलब ज़्यादा है कम है, क्या जो हमारे कॉम्पिटिटिव है? कॉम्पिटिटर्स हैं, हम उनसे बेटर प्राइस ऑफर करते हैं, ओके, बिकॉज वी डू रेगुलर वर्क। हम ठीक क्रिएटर है, के साथ काफ़ी रेगुलरली कनेक्टेड हैं, हम्म, बहुत फ्रीक्वेंट काम देते हैं। हम्म, सो कहीं ना कहीं हम प्राइस एडवांटेज में चलते हैं, क्लाइंट हम्म, को हमसे बेटर प्राइस मिलता है। हम्म, और इंस्टाग्राम पे रील्स बनवाना हम्म, फ्रॉम मैक्रो क्रिएटर्स 1 million से ऊपर, 1 million से नीचे, 1 lakh से ऊपर। हम्म, सो वो एक पूरा कंटेंट क्रिएशन हम करवाते हैं, रील्स बनवाते हैं। जो आर्टिस्ट है, जो सिंगर है, उसकी ऑफलाइन कोलैबोरेशन करवाते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, ओके, उन क्रिएटर्स के साथ जिनमें जेन्युइनली पोटेंशियल है हम्म, कि इफ़ दे स्टैंड विद द आर्टिस्ट तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होगा, आर्टिस्ट का गाना चलेगा एंड हम्म, क्रिएटर्स प्रोफाइल विल ग्रो। राइट, सो ये हम कोलैबोरेशन कराते हैं। हम्म, बाकी इसके अलावा और भी चीज़ें, हम मीम पेजेस का नेटवर्क हमारे पास काफ़ी बड़ा है, वी ठीक आर है, कनेक्टेड विद मोर देन 400 पेजेस। सो वहाँ पे मीम पेजेस के थ्रू हम गाने को प्रमोट करते हैं। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स, और ठीक है, जिसके थ्रू इंस्टाग्राम पे हम एक हफ्ते से 7 to 10 days में एक अच्छा रिस्पॉन्स गाने को दे सकते हैं। राइट, बाकी तो गाने पे भी बहुत डिपेंड करता है। ओके, अगर आप कोई गाना थोड़ा एवरेज है, हम्म, उसको कितना ही पुश कर लो, जब तक वो ऑडियंस के मन में नहीं जाएगा तब तक वो ट्रेंडिंग नहीं जाएगा। तो गाने का भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, हम्म, बट हम अपनी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा उसको बूस्ट करते हैं। राइट। अच्छा, अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ, या एक क्लाइंट को कितना बजट लेके आना चाहिए आपके पास एक गाना प्रमोट कराने के लिए? आइडियली अगर मैं आपको एक रफ फिगर दूं, हाँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनका बजट होता है 50,000। हम्म, उसमें आई ऑनेस्टली टेल देम कि 50,000 में बहुत लिमिटेड प्रमोशन होगा, और हम्म, जो आप गाना चलाने की बात कर रहे हो, इट इज़ वेरी टफ हम्म, उस एक पर्टिकुलर बजट में। अगर गाना जेन्युइनली बहुत अच्छा है, हम्म, ट्रेंड पकड़ सकता है गाना, तो वो 50,000 में बजट में भी इट विल अच्छा, स्काई रॉकेट। हाँ, ऐसे बहुत सारे गाने हैं एक मेरे। एवरेज बजट की बात करें, जैसे एक हम्म, सिंगर अगर या आता है तो कितने बजट के साथ प्रिपेयर हो गया है? एटलीस्ट 2 से 3 लाख 2 से 3 लाख, बजट हो। मतलब एक ये 2 से 3 लाख का एक हाँ हैंडसम हाँ बजट हाँ, लेके आता है तो वो गाने का रिस्पॉन्स या एक्सपेक्ट कर सकता तो है। वो अच्छा, एक्सपेक्ट कर सकता है रिस्पॉन्स, पर गाना बहुत डिपेंड करता है, गाना कैसा है, ओके, बहुत डिपेंडेंस है, बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर है ये। हम्म, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक गाना था 1 साल पहले आया था, सिर्फ 25,000 रुपये का बजट था उनका, ओके, एंड ही वॉज माई फ्रेंड। जस्ट उनकी हेल्प करने के लिए मैंने वो बजट उठाया, प्रमोट करा, एंड सॉन्ग वॉज ट्रेंडिंग विद इन 5 days। वाओ, सो गाना अच्छा हो तो बजट इज नॉट अ फैक्टर, बट स्टिल 2-3 लाख बजट इज अ वेरी आइडियल बजट, जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हो एटलीस्ट टू पिक द टू सॉन्ग को ट्रेंड पिक करने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 lakhs बजट हो। कई बार हम ऐसे भी तो देखते हैं कितने साल पुराना गाना गाया हो, वो हिट यस, कर जाता है एक हाँ, बार में ही। तो लोग उसकी 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 क्या प्रमोशन कराते हैं या ऑर्गेनिकली अपने उठता है वो गाना? डिपेंड्स। ऑर्गेनिकली भी काफ़ी होता है, जनरली जो पुराने गाने हैं वो ऑर्गेनिकली उठते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो लॉकडाउन में 2020 से 22 में बहुत ट्रेंडिंग हुए हैं। पुराने सॉन्ग्स काफ़ी ऐसे हैं। क्या होता है ना कि एक कोई पब्लिक फिगर, हम्म, एक कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर हम्म, रील बना लेता है ना, तो वो फिर उसके फॉलोअर्स सब रील बनाते हैं, हम्म, और वो कहीं ना कहीं ट्रेंड पिक वहाँ हो से पिक जाता है हो जाता दोबारा, है। हाँ, दैट्स वाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉन्ग प्रमोशंस, क्योंकि जो लोग इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, और गाना कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। हम्म, और गाना अच्छा है तो ऑफ कोर्स
एक दो तीन इन्फ्लुएंसर्स भी रील बनाएंगे सो इट विल स्काई रॉकेट, बट कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रमोशन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द सॉन्ग एज वेल। तो इस हिसाब से जैसे मेरे को आपकी कम्युनिकेशन हो जा रही है, तो पुराने गानों पे भी प्रमोशन लगानी चाहिए, किसी को लग रहा है वाइब आ रहा है तो चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या होता है ना कि जैसे अभी मानसून था, आपने नोटिस करा होगा सारे मानसून सॉन्ग्स, हाँ यारियां का, जो यारियां फिल्म का बारिश का हाँ ट्रेंडिंग आ गया, होली पे सारे होली के गाने ट्रेंडिंग अरे आते हैं। आज कैसे होता सावन है? स्टार्ट हुआ है तो आज मैंने जब हाँ। यूट्यूब ऑन किया तो शिव जी के सारे भजन वहां पे आ वो रहे इज हैं। वेरी कॉमन, वो ऑर्गेनिक होता है, इट इज कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, क्योंकि अब मैं 15 अगस्त की स्टोरी लगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ वहाँ पे वंदे मातरम सर्च करता है। सो वो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे ऑटोमेटिकली गाना जाके वहाँ पे वंदे मातरम हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सो ऑर्गेनिकली वहाँ पे बूस्ट होता है, बट कुछ जैसे कभी ना कभी क्या होता है ना, एक जॉनरा पिक होता है। जैसे होली के टाइम पे होली के सारे सॉन्ग चलते हैं, इंडिपेंडेंस डे पे पेट्रियोटिज्म के रिवॉल्व जो सॉन्ग्स करते हैं वो चलते हैं, तो दिवाली पे दिवाली ओरिएंटेड सॉन्ग चलते हैं। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर सीजन आता है सॉन्ग्स का। फरवरी में सारे प्यार के गाने, लव सॉन्ग चलते हैं। सो अगर आपने उस टाइम आपका कोई पुराना गाना आपको पता है कि इस टाइप का है, तो आप उस पे री प्रमोशन करा सकते हैं उस टाइम। पिक होने के ऐसा होता चांसेस है, है, ऐसा हम लोग अभी भी करते हैं। और पिक होने के चांसेस भी पिक है। होने के बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है, काफी सारे चांसेस है। इंटरेस्टिंग। हाँ इंटरेस्टिंग, ये Yeah. ये काफी मतलब एक इम्पोर्टेंट इंसाइट्स था, क्योंकि हाँ। बिकॉज पता है क्या, सिंगर कई बार ऐसा होता है कि एक ओकेजनली गाना बना के छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं चला तो नहीं चला, बट उसको नेक्स्ट ईयर भी यूज करा जा सकता है। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी का गाना है, पहले किसी ने लव सॉन्ग रिलीज करा है, फॉर एग्जांपल अगर अप्रैल में करा है, उस टाइम उसका नहीं पुश हुआ गाना, 50,000 1 लाख व्यूज पे अटक गया। नेक्स्ट ईयर उसको पता है वैलेंटाइन डे आ रहा है, तब एक बार रीमार्केटिंग ट्राई तो करो एटलीस्ट। राइट हाँ, राइट सो उसका अगर मार्केटिंग फिर से होगा, क्या पता कहीं पिक हो जाए, किसी अच्छे क्रिएटर ने पिक कर लिया, ऑर्गेनिकली भी पिक कर लिया, हमने जो मार्केटिंग करा उससे भी पिक हो गया, तो ट्रेंड तो कभी भी बन सकता है। कार्तिक, अभी मेरे को ना एक वो किस्सा ही याद आ गया, क्या? मेरे को पता ही नहीं था। मतलब हमने भी एक गाना किया था रक्षाबंधन के ऊपर, ओके। और वो शायद 2 साल नहीं चला, तीसरे साल वो ऑटो पिक हो गया, मतलब कोई प्रमोशन नहीं मारा। अब याद आ रहा है मेरे को कि दिस इज द रीजन कि मतलब वो कभी भी पिक हो सकता है अगर वो सीजनल गाना है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा कुछ खट्टा हो जाए फिल्म जो मैं बता रहा था गुरु सर की, उसमें एक गाना है हैप्पी बर्थडे, हाँ वो उसको 1 साल हो गया, वो ट्रेंडिंग है अभी तक, क्योंकि गाना ऐसा है कि उसमें कोई ओकेजन नहीं है, वो एवरी डे समर्स बर्थडे, वो गाना अभी तक, अभी आप फोन पे इंस्टाग्राम खोलोगे दैट सॉन्ग इज ट्रेंडिंग वाओ, डेली, उस पे 500-700 रील्स ऑर्गेनिक बन रही है, वाओ। वन टाइम मार्केटिंग, और पूरा ऑर्गेनिक चल रहा है वो गाना। जैसे आप बता रहे हो वो अभी तक ट्रेंडिंग है, तो मतलब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, जैसे यूट्यूब के अंदर 2 4 5 दिन तक ट्रेंडिंग चलता है, इसमें लाइफ टाइम ट्रेंडिंग रहता है, ऐसा कुछ है? फॉर एग्जांपल अगर आपका गाना टॉप 50 में आ रहा है, टॉप 50 ट्रेंडिंग लिस्ट में आ रहा है, तो उसका लिमिटेड टाइम है, ठीक हो है। सकता है 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, ओके, उसका। बट एक जो ट्रेंडिंग मार्क आता है, हाँ। वो ट्रेंडिंग तो गाना कभी भी रहे। आपके सामने एग्जांपल है हैप्पी बर्थडे गाना, 1 साल पहले का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ट्रेंडिंग अभी तक ट्रेंडिंग है, और एवरी डे वी मॉनिटर दैट सॉन्ग, 200 रील्स, 300 रील्स, 100 रील्स डेली बन रही है। तो वो हटा ही नहीं, वो हटा कंटिन्यूअसली ही 1 नहीं साल है, हो गया वो हटा ही ट्रेंडिंग। नहीं अब तक। हम शौक थे, वाह। मेरी पूरी टीम, हम लोग शौक थे कि वो गाना अब तक कैसे ट्रेंडिंग चल रहा है, और गाना भी कहाँ पिक हुआ है, मास ऑडियंस में, टीयर 3 सिटीज में, टीयर 2 सिटीज में, हर दिन उस पर किसी ना किसी का बर्थडे डेली है, डेली उस पर रील्स बन रही है। चलो ये तो बात हो गई एक सॉन्ग की। अगर एक हम मूवी की बात करें, क्योंकि मूवी और सॉन्ग से अंदर कंपैरिजन पूछ रहे थे हम लोग, तो मूवी के अंदर कितना बजट लेके चले, मतलब अगर कोई प्रोड्यूसर लेके चल रहा है या डायरेक्टर लेके चल रहा है, या कितने बजट के साथ आप एक मूवी को स्टार्ट करते हो? देखो, मूवी का बजट तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ होते हैं, बहुत तरीके यूज़ होते हैं, और कहीं ना कहीं कमर्शियल्स भी, अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर टूल आपको सॉन्ग प्रमोशंस में मिल रहा है 50,000 रुपये का, तो उस मूवीज़ के लिए ऑटोमेटिकली, मैंने ये खुद नोटिस करा है, वो 70-75 हज़ार तक का उसका कमर्शियल पहुंच जाता है। ओके, हाँ, सो मूवीज़ में सबसे पहले सॉन्ग मार्केटिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मूवी मार्केटिंग। मूवीज़ में जो गाने हैं उसका सॉन्ग प्रमोशन होता है, उसका बजट मैंने आपको बता दिया, बट मूवीज़ का थोड़ा ज़्यादा बजट रहता है, एटलीस्ट 12-13 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तो एक आइडियल बजट इन अ फिल्म, ओके, बॉलीवुड फिल्म, या ऑफ कोर्स पंजाब फिल्म्स उनके लिए अलग है, बट एटलीस्ट बॉलीवुड फिल्म के लिए 15-20 लाख में तो कम से कम प्रमोशन है। और ऑफ कोर्स बॉलीवुड फिल्म बनेगी नहीं बिना इतने, अगर इतना कम प्रमोशन होगा तो कोई फायदा नहीं है बॉलीवुड फिल्म बनाने का, क्योंकि इट रिक्वायर्स लोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मूवी बनाने में इतना इन्वेस्टमेंट लगा है, कोई देखेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। बिल्कुल, तो उसकी मार्केटिंग में एक अच्छा बजट यू नीड। और इसके अलावा सॉन्ग मार्केटिंग हो गया मूवीज़ में, राइट, इवेंट्स, ऑफलाइन इवेंट्स बहुत ज़रूरी है, कॉलेजेस में, मॉल्स में, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मूवी मार्केटिंग। स्टारकास्ट जाए, पब्लिक अपीयरेंसेस हो, और अभी एक नई चीज़ आई है सरप्राइज अपीयरेंसेस। कहीं भी आप
कनॉट प्लेस में होते हैं काफी, कनॉट प्लेस जो पीवीआर है वहां पे काफी होते हैं सरप्राइज अपीयरेंसेस। एकदम आता है सेलिब्रिटी सनरूफ से या बाहर कहीं, वो पब्लिक अपीयरेंस, भीड़ लग जाती है, ये अभी चल रहा है बहुत ज्यादा। और इसके अलावा इसमें एक ट्रेंड सेटिंग तो बहुत जरूरी होती है हर चीज में। काफी फिल्म्स बीच में थी जिन्होंने अपने ट्रेंड के ऊपर, सुल्तान फिल्म देखो, उसमें बहुत सारी रील्स ऐसी बनी है, लोग उसी आउटफिट में गेटअप में रोड पे घूम रहे हैं, तो वो एक ट्रेंड का पार्ट है। सो ऐसे ट्रेंड सेटिंग्स बहुत होता है, और ट्रेंड के बलबूते पे ही आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वायरल कर सकते हो और हिट कर सकते हो। तो एक पार्ट इवेंट मार्केटिंग हो गया, इवेंट्स हो गया, सरप्राइज अपीयरेंसेस हो गया, स्टार कास्ट का कोलैबोरेशन विद क्रिएटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट अभी ज़्यादा पहले से नहीं है, ये 2-3 साल ही हुए हैं इस कंपोनेंट को, ऑफलाइन कोलैबोरेशन ऑफ स्टार कास्ट विद द क्रिएटर्स। इट्स बीन 2-3 years की ये बहुत चल रहा है, एंड इट इज़ गिविंग बेनिफिट। ये बहुत फ़ायदा कर रहा है, बिकॉज मूवी का अपना प्रमोशन होता है, क्रिएटर्स का भी फायदा है कि उनको स्टार्स के साथ रील बनाने का मौका मिल रहा है। सो इट्स अ विन विन सीन सिचुएशन फॉर एवरीवन। या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जब ऑन टेबल बैठते हैं हमारी कंपनी विद द प्रोड्यूसर्स एंड क्रिएटर्स ऑफ द फिल्म, तो वो ऑन द स्पॉट बहुत सारे आइडियाज निकल के आते हैं। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 4 months ऑफ प्लानिंग बिहाइंड अ फिल्म। तो दैट्स द होल सिनेरियो। तो मतलब बेसिकली क्या, जैसे वैसे ये मार्केटिंग प्लान करने के लिए आप लोगों को मूवी पहले दिखाई जाती है, ऐसा भी कुछ होता है? रिलीज से पहले जैसे फॉर एग्जांपल जो भी फिल्म्स हैं उसका मार्केटिंग प्लानिंग के दौरान, जब मूवी का फाइनल भी नहीं होती ना मूवी, उसके फर्स्ट कट, सेकंड कट, बहुत सारे कट्स निकलते हैं, वो हमें पहले दिखाया जाता है, बिकॉज हमें ही तो प्लान करना है ना सारा मार्केटिंग। अब मूवी रिलीज होने के अगर आप 1 हफ्ते पहले बैठोगे प्लानिंग करने, फ्लॉप। सो आपको बहुत पहले बैठना पड़ता है उसमें। मूवीज मेरे को याद है हमने फिल्म जो प्रमोट करी है, जब मूवी की डबिंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तब से हम देख रहे थे बिना डायलॉग्स के मूवी हमने देखी है कई बार, जस्ट टू अंडरस्टैंड द सीनरी की। वो कौन सी मूवी थी? यही कुछ खट्टा हो जाएगी, मैं बात कर रहा हूँ। हमने वो इतनी बार फिल्म देखी, इतनी बार मूवी में अभी भी 4-5 महीने थे रिलीज होने में, पूरी याद थी फिल्म, तो एक एक डायलॉग याद था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हो उसका इन डेप्थ आपको समझना पड़ेगा, आपको आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव, जो एक्टर है उसके पर्सपेक्टिव से भी मूवी को समझना पड़ेगा। पूरा मार्केटिंग इज रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, वो पूरी एक प्लानिंग लगती है, और कई बार फिल्म देखनी पड़ती है, और कई बार गाने जब हम प्रमोट करते हैं पूरा दिन हमारे क्या कहते हैं वर्क स्टेशन पे यही चल रहा होता है। एक गाना बार बार इरिटेट हो जाता है, ऑल्दो इंसान एक गाना बार बार चल रहा होता है, उसके बार बार प्लानिंग चल रही होती है, तो बहुत बार प्रोडक्ट को देखना पड़ता है खुद, तब प्रमोशन होता है उसका। अपार्ट फ्रॉम इसके पूछूं तो मैं, जब मूवी आप इतनी बार देख लेते हो तो कैसा फील होता है? जैसे मूवी रिलीज होने से पहले ही देख ली तो क्या फिर थिएटर में देखते हो जाके? काफी प्रीमियम फील होता है, एक्सक्लूसिव फील होता है, बट जो फर्स्ट टाइम प्रीमियर में थिएटर में फील आती है ना, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती है कि भाई इस फिल्म को इतनी बार देखा है और अब सबके साथ में थिएटर में देख रहे हैं, तो इसी के लिए तो काम करा इतने महीने। सो दैट्स अ होल डिफरेंट फीलिंग। कार्तिक, कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में काम करते हुए? पहला क्लाइंट अगर याद करें, या पहला ऐसा प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन कैंपेन क्या रहा था जिससे आपको लगा कि यस राइट नाउ आई एम इन द राइट डायरेक्शन? सो अगर हम पहले क्लाइंट की बात करें, जैसे मैंने पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में बताया कि वो जो मेरी पहली फर्म थी, पीआर फर्म, जब हमने स्टार्ट की थी तो उसमें था पहला क्लाइंट, और वो 3,000 रुपये कमाई देके गए थे। तो इट वाज अ पीआर एक्टिविटी वी डिड फॉर दैट पर्सन। नहीं, इन्फ्लुएंसर्स के अंदर पूछे तो मतलब यानी कि मूवी में या सॉन्ग्स के अंदर? सो स्टार्ट सॉन्ग्स में करा है, और जो पहला क्लाइंट था सॉन्ग्स का, वो एक पंजाबी सॉन्ग था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट इट वाज अ पंजाबी सॉन्ग। मैंने स्टार्ट पंजाबी सॉन्ग से ही करा है, क्योंकि दिल्ली रहता था, तो सबसे पहले कैप्चर आसपास की ही मार्केट करने की कोशिश की। पंजाबी सॉन्ग्स, हरियाणवी सॉन्ग्स प्रमोट करने स्टार्ट किए, पहला गाना पंजाबी स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे बॉलीवुड में। पर्टिकुलर कोई ऐसा सॉन्ग या कैंपेन था जिससे देख के आपको लगा कि यार मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, कहीं पहुंचा दूंगा कंपनी को? वो कौन सा सॉन्ग था? एक्चुअली हमारी जो कंपनी है वो और एजेंसी के साथ भी B2B काम करती है, तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत मेरे दिल के पास है, बिकॉज काफ़ी मिनिमल एफर्ट्स के साथ हमने एक बहुत अच्छा एफिशिएंट मार्केटिंग कैंपेन रन करा और गाना हिट हो गया। बट ऑफ कोर्स आई कांट रिवील, बिकॉज वो एजेंसी के साथ आउटसोर्सिंग वाला काम था। सो बट ऐसा है, और अगर प्रॉपरली बताया जाए तो मूवी कुछ खट्टा हो जाए आपके सामने, हमने गानों के प्रमोशन करा, अभी भी गाने मिलियंस ऑफ व्यूज पे है, और एक गाना अब तक ट्रेंडिंग चल रहा है। हाँ, सो सामने ही है केस स्टडी सारी। नाइस। अच्छा, वैसे आप इस कंटेंट इंडस्ट्री के अंदर इतना रहते हो, तो कोई ऐसा ट्रेंड जो लोग इग्नोर ही नहीं कर सकते?
ऐसा तो नहीं होता। हाँ। हर महीने ट्रेंड चेंज होते हैं, हर महीने महीने भी छोड़ो आप, हर 20 दिन में भी ट्रेंड चेंज होते हैं। मैं अभी 10 दिन पहले की अगर रील देखूं हाँ। तब कुछ और था ट्रेंडिंग। 10 दिन बाद की अगर, पूरा 2 महीने लाल परी गाने का ट्रेंड रहा, 2 से 3 महीने, रहा। है ना। बहुत बहुत हिट रहा गाना, हर हर रील पे लाल परी। अब कुछ और चल गया है, अब वो गर करके जो एक चल रहा है, अब हाँ। वो चल रहा है। हर महीने ट्रेंड बदलता है, हर 15 दिन में ट्रेंड बदलता है। तो कभी ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ट्रेंड कंसिस्टेंट रहा हो, बट एवरी 10 डेज 15 डेज ट्रेंड चेंजेस। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज द होल इंडस्ट्री गोज विद द ट्रेंड, गोज विद द फ्लो। सबको वैसे पसंद है, जाना चाहिए या नहीं बिल्कुल जाना जाना चाहिए? चाहिए, बिल्कुल जाना जाना चाहिए। चाहिए। दैट ओनली गिव्स यू ग्रोथ। अब एक गाना अभी गुरु रंधावा का ही काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, कतल चला बीच में, कतल इतना चला ट्रेंडिंग चला। चला, हाँ। एवरी अदर रील ऑफ राइट। कतल सॉन्ग। सो क्रिएटर्स को ग्रोथ मिली, गाने उनकी जो एवरेज रील व्यूज अगर 1 लाख जा रहे थे, तो उस गाने पे रील बना के उनके मिलियंस, मैंने देखा है टीम के साथ बैठ के, मैंने देखा है मिलियंस में व्यूज गए हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स तो रूट से ग्रो हुए हैं उस गाने से, जिनके अच्छा। 2-3 हजार व्यूज आ रहे थे, 5-6 लाख व्यूज देखे मैंने, 10,000 फॉलोअर्स बढ़ गए। तो ऑफकोर्स ट्रेंड के साथ जाना इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। वैसे कई बार ऐसे भी तो लगता है कि अगर मैं कुछ यूनिक बनाऊंगा वो भी ऑडियंस को पसंद आएगा, तो उस चक्कर में व्हाट डू यू थिंक कि ट्रेंड फॉलो करना चाहिए या फिर यूनिकनेस पे ही जाना चाहिए? अगर आप यूनिकनेस पे जाते हो तो आपका एक जो इमेज बनती है ना लोगों के सामने, वो अलग लेवल की बनती है। आप लोग आपको रिटेन करते हैं, आप याद रहते हो लोगों को। फिर ट्रेंड बनाया, सब लोग बना रहे हैं, लोग लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, बस राइट। उनके दिमाग में आप नहीं हो। बट अगर आप कुछ यूनिक बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्रिएटर अंकुर अग्रवाल, इज अ कॉमेडी क्रिएटर, ओरिजिनल ऑडियो वीडियोस बनाते हैं, लोग जानते हैं क्योंकि ट्रेंड कॉपी नहीं करते ना, खुद का कंटेंट है। सो बस यही फर्क है ट्रेंड में और उसमें। अब ऑफ कोर्स हर क्रिएटर तो ट्रेंडिंग कॉपी करेगा। अब ओरिजिनल ऑडियो क्रिएटर अगर आप उसको कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग पे रील बनाते हुए देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। लोग अनफॉलो करेंगे, राइट। क्योंकि लोगों ने फॉलो क्यों करा है, उनकी कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए। अब जिनको सॉन्ग्स रील्स ट्रेंड्स देखने के लिए फॉलो करा है, उनकी ऑडियंस अलग है, राइट। है ना। सो इट इज़ अ मेन फैक्टर, डिपेंड्स। ऐसे नहीं कह सकते हम कि ट्रेंड्स फॉलो करो या यूनिक में जाओ। सबका अलग अलग अपना जॉनरा है, वही जॉनरा में रहो तो इट्स बेटर। बाकी हिट एंड ट्रायल तो करते रहना चाहिए, बिकॉज ओरिजिनल ऑडियो जो कॉमेडी फील्ड है, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉनरास ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एंड सॉन्ग्स में अगर हम देखें तो इट इज़ मतलब एवरेज पेइंग। कॉमेडी में लोग अक्सर इसलिए जाते हैं बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट पेइंग, बट हर कोई तो हंसा नहीं सकता है ना। हंसाना लोगों को इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स। सो अब लोग किसी को हंसा रहे हैं, वो हाईएस्ट पेइंग जॉब तभी बना है बिकॉज बहुत एफर्ट्स लगते हैं, एक पूरी स्क्रिप्टिंग चलती है, वो सब चलता है। ट्रेंड में यू जस्ट नीड टू क्रिएट द रील अपॉन द ट्रेंड, दैट्स द मेन डिफरेंस। आपको क्या लगता है कि जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को रिप्लेस कर रहा है? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बिल्कुल कर रहा है रिप्लेस, बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे चाहे आप कितना भी कोशिश करो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को रिप्लेस करने की, वो हो नहीं सकता है। बिकॉज जो इंसान लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखता आ रहा है वो ही देखेगा। किसी को अगर पूरा किसी का व्लॉग देखना है, पॉडकास्ट हैं, पॉडकास्ट के व्यूअर्स फिक्स हैं, उन्हें पॉडकास्ट ही देखना है यूट्यूब पे, कभी वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हैं। सो इट इज़ नॉट रिप्लेसेबल। दोनों का अलग अलग एडवांटेजेस है, दोनों के अलग अलग डिसएडवांटेजेस हैं। बट येस, ग्रोथ आजकल बहुत ज़्यादा है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे, बिकॉज एवरीवन, टाइम इतना कम हो गया है लोगों के पास, पेशेंस लेवल कम हो गया है। 10 मिनट की वीडियो अगर कोई देखेगा, उसके अलावा वो 10 मिनट में 30 सेकंड की कितनी सारी रील देख लेगा, तो उसकी ऑडियंस कंप्लीटली डिफरेंट है। बट जो लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखते आ रहे हैं वो ही देखेंगे। सो ऑडियंस दोनों की डिफरेंट है, बट ये ग्रोथ काफ़ी ईजी हो गया है शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा, हम इन्फ्लुएंसर्स कैंपेन की बात कर रहे थे, वैसे इसमें अगर बात करें तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है इन्फ्लुएंसर कैंपेन में? सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट है वो यही है कि फाइंडिंग द राइट क्रिएटर्स फॉर द कैंपेन, फॉर द सॉन्ग, फॉर द मूवी। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है, आप उनको दे दोगे कोई ऑटोमोबाइल इन्फ्लुएंसर, बात नहीं बनेगी, रेलेवेंस ही नहीं है। सो फाइंडिंग द राइट क्रिएटर फॉर द राइट ब्रांड फॉर द राइट प्रोडक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि कहीं भी आपने क्रिएटर कोई गलत फिक्स कर दिया ब्रांड कैंपेन में, ब्रांड ने हाँ कर दी, सो बाद में जाके ROI नहीं आएगा, तो वो हमारी एजेंसी पे नाम आता है। सो बस वही बात है कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज फाइंडिंग द राइट इसमें हम वैसे ROI कमिट भी करते हैं या जस्ट बताते हैं कि कमिटमेंट तो नहीं होता, बट बिकॉज एवरीथिंग
एल्गोरिथम बहुत डिपेंड, एल्गोरिथम चेंजेस, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम चेंजेस इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन। पहले क्या होता था, पहले हैशटैग्स वर्क करते थे, अब हैशटैग्स वर्क नहीं करते, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। ROI वी डोंट कम इट, बट येस अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ है, या Okay. फिर किसी का ROI अच्छा नहीं आया है, समवन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो ऐसा अब तक नहीं हुआ है। हम्म, इतने सारे क्लाइंट्स क्रिएटर्स के साथ आप काम कर चुके हो, हम्म। कोई भी ऐसा फनी या अनएक्सपेक्टेड मोमेंट जो हमेशा आपको याद रहा हो? सो यस अभी हमने ना ऑफलाइन कोलैबोरेशंस करे हैं काफ़ी। सो एक ऑफलाइन कोलैबोरेशन था जो उसका प्लान अलग था, वो वैसा नहीं होना था, बट उसमें काफ़ी मोमेंट्स ऐसे आ गए। फॉर एग्जांपल हमने ना गीत बग्गा करके एक चाइल्ड इन्फ्लुएंसर, बहुत प्यारी बच्ची है एंड काफ़ी ट्रेंडिंग भी चल रही है। सो उनके साथ हमने गुरु रंधावा की रील बनवाई, गुरु Okay. रंधावा सर की रील बनवाई, और डांस रील थी वो। बट क्या हुआ कि ऑलरेडी गीत ने ना सर के पहले एक गाने पे ना रील बनाई हुई थी, तो उनका मन करा ऑन द स्पॉट उसी गाने पे रिक्रिएट करने का। तो वो वहाँ पे क्या हुआ ना, एकदम वो जब वो गीत समझा रही थी स्टार कास्ट को, गुरु सर को और सही मैम को, कि ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है, सब लोग हंस रहे थे। इट वॉज अ वेरी फनी मोमेंट। अभी भी वो इंस्टा पे रील है, इट इज लाइक 30-40 मिलियन व्यूज है उस रील पे, और उसमें पहली लाइन में ही उसने कुछ बोला एंड एवरीवन इज लाफिंग। बहुत अच्छा सीन था वो सेट पे, और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल मोमेंट। मुझे बहुत पसंद है, अभी वो रील में काफी बार बीच बीच में देखता रहता हूँ। सो इट वाज काफी चीजें, क्योंकि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, बिल्कुल। कुछ चीजें ऑन द स्पॉट हिट करती है ना, वो अच्छा रहता है कभी कभी ना। राइट। तो वो एक वन ऑफ द मोमेंट। अच्छा, मूवी की बड़ी बात की, इन्फ्लुएंसर्स की बात कर ली, म्यूजिक की बात कर ली, ब्रांड्स के बारे में बताओ मेरे को। अगर कोई ब्रांड आता है इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी करवाने, तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सो जब भी कोई ब्रांड अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराना चाहता है, तो मेन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी क्यों है। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव। जैसे अगर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अगर कोई अर्ली ब्रांड है, अवेयरनेस बिल्ड करनी है, सो उसके लिए टूल्स अलग है। यू नीड मास मार्केटिंग फॉर दैट। आपको मीम पेजेस पे जाना चाहिए, ठीक है, मेगा क्रिएटर्स पे जाना चाहिए, ठीक है। सो वहाँ से आपकी अवेयरनेस बिल्ड होगी। बट अगर आपका सोल ऑब्जेक्टिव सेल्स है, सेल्स ड्राइव करना है, तो आपको यू शुड गो फॉर माइक्रो क्रिएटर्स, बिकॉज जो लॉयल्टी माइक्रो क्रिएटर्स के पास है, अपनी जो ऑडियंस के साथ कनेक्शन माइक्रो एंड नैनो क्रिएटर्स बिल्ड, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड अगर किसी ब्रांड का ऑब्जेक्टिव है टू ड्राइव सेल्स, इंटायरली टू ड्राइव सेल्स, अवेयरनेस का कोई पर्पस नहीं है, सो इट शुड गो फॉर नैनो एंड माइक्रो मार्केटिंग। बट नया ब्रांड है, अवेयरनेस बिल्ड करनी है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, तो उसके लिए मेगा क्रिएटर्स को आप चूज कर सकते हो, मैक्रो क्रिएटर्स को यूज कर सकते हो, मीम पेज की तरफ जा सकते हो, या फिर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज आपको एक बारी में बहुत सारी ऑडियंस मिल रही है। तो वहाँ पे वो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांड, दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके अलावा बजट बहुत मैटर करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कराओगे। अगर आप एक ब्रांड हो, इफ़ यू आर अ ब्रांड मैनेजर, यू नीड टू यूज़ ऑल द टूल्स अवेलेबल। उसमें आपका एड्स आ गया, उसमें आपका SEO आ गया, उसमें आपका लीड जनरेशन ऑफ कोर्स एड्स का पार्ट है, तो उसमें आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गया। तो आपको बजट का भी ध्यान रखना है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए आपके बाकी टूल सैक्रिफाइस ना हो, बिकॉज एवरी टूल प्लेज अ इक्वल रोल। यू मीन टू से मतलब सब पे सेग्रीगेशन करे इक्वली, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही जगह पे लगाए पैसा वो सारा का सारा। हाँ, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका बजट क्या अलाउ कर रहा है ब्रांड, वो चीज़ें भी हैं। बट द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अवेयरनेस। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी ब्रांड को अवेयरनेस बिल्ड करनी है एंड ही इज गोइंग विद नैनो माइक्रो क्रिएटर्स, और कोई तो नहीं बनता उस बात का। सो दैट्स द थिंग। अच्छा, मुझे डिफरेंस भी बताओ वैसे क्या होता है मैक्रो, मेगा और नैनो इन्फ्लुएंसर में, डिफरेंस क्या है? सो according to me, according to our company, we consider nano creators below 10K. Okay. Yeah, below 10K followers, nano creators, 10K to 100K micro creators, 100K to 1 million macro creators, and 1 million से ऊपर mega creators. Every agency खुद ही define करते हैं लोग कि उनके लिए क्या क्या है, but हम this is what we think. Nano, yeah, micro, yeah, macro, mega. फिर उसके ऊपर सेलिब्रिटीज आ जाते हैं। अच्छा, उसके ऊपर सेलिब्रिटीज किसको कहेंगे हम लोग? 10 मिलियन से ऊपर वालों को? सेलिब्रिटीज में तो फॉलोवर्स। अच्छा, फॉलोवर्स मैटर नहीं, फॉलोवर्स नहीं है वो तो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे देखे, क्रिएटर्स के 15 मिलियन फॉलोवर्स हैं। सेलिब्रिटी इतनी मूवीज में, वेब सीरीज में आ चुके हैं, 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, बट कहलाएंगे तो सेलिब्रिटी ना, बिकॉज जो रियल इन्फ्लुएंस दे कैरी, जो ब्रांड को जो उनसे फायदा होगा वो डिफरेंट। तो दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है।
कार्तिक अच्छा एक और चीज बताओ, अभी ना इंस्टाग्राम पे काफी रील स्क्रॉल करेंगे ना तो अभी एक इवेंट चल रहा है सैमसंग का फोल्ड जो अभी लॉन्च हुआ है, उस पे काफी सारे कंटेंट क्रिएटर गैदर हुए हैं। या ये कैसे होता है, मतलब इतने बड़े लेवल पे इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना कितना इजी होता है, कितना मुश्किल होता है, कैसे प्लान होता है? एजेंसीज मैनेज करती हैं। अब सैमसंग का जिस भी एजेंसी ने काम पे करा होगा, जो भी जिन भी एजेंसी के साथ डील होगी, दे प्लान थिंग्स। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक कैंपेन है, उन्होंने उस तरीके से उसको करा है, हम किसी और तरीके से करते तो वो वेरी करता है एजेंसी टू एजेंसी। अब इतने सारे क्रिएटर्स हैं, है ना, उनका ऑब्जेक्टिव वो था, उनका ऑब्जेक्टिव अलग था कैंपेन का। हमारे पास अगर वो काम आता हमारा ऑब्जेक्टिव अलग होता या फिर सिमिलर होता, वो डिपेंड करता है। वो तो एजेंसी के हाथ में है कि वो कैसे प्रपोजल देते हैं ब्रांड को, हाउ दे कैन प्रमोट दैट पर्टिकुलर लॉन्च, इट टोटली डिपेंड्स। बट यस, दैट वाज अ स्मार्ट मूव। कोई नया कुछ लॉन्च हुआ है तो ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा उसकी ब्रांडिंग होगी, अवेयरनेस, जैसे मैंने अभी बताया, तो अवेयरनेस तभी होगी जब वो मास में जाएगा। तो अगर इतने सारे बड़े क्रिएटर्स एक जगह आए हैं, सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अ न्यू लॉन्च। मतलब ये कंटेंट जो इकोनॉमी है या फिर ये क्रिएशंस वाली चीजें हैं, जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब इतना ग्रो कर गई है ये वाली फील्ड कि सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स को भी मतलब ये सब चीजें ऑन प्रायोरिटी करनी पड़ती हैं। क्रिएटर्स इकोनॉमी इज बूमिंग। मतलब आज से कुछ साल पहले कुछ नहीं था और टुडे इट इज गिविंग अ यस 2021 में जब ये स्टार्ट किया मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो इतना नहीं था। लोग थोड़ा सा, ब्रांड्स झिझकते थे टू स्पेंड, सॉन्ग्स लेबल्स झिझकते थे टू स्पेंड इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बट अब तो गाना ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से चलता है। जब तक वो रील पे ट्रेंड नहीं बनेगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हर गाने की बात नहीं कर रहा, बट जब तक कोई गाना रील्स पे कैप्चर नहीं होता तब तक बहुत मुश्किल है उसको ट्रेंड में आना। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज अ मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रेंडिंग अ सॉन्ग। कार्तिक अगर बात करूं मैक्सिमम बजट की, है ना, किसी क्लाइंट ने, सॉन्ग वाले क्लाइंट ने या ब्रांड ने, या तो आपके पास आके स्पेंड किया है या किसी अदर सोर्सेज के थ्रू स्पेंड किया है या आपके किसी सिस्टर एजेंसी को या किसी दोस्त एजेंसी को दिया है, तो कितना देखा है आपने, कितना पैसा स्पेंड कर रहा होता है एक ब्रांड या फिर एक सॉन्ग वाला बंदा, मैक्सिमम कितना देखा है? मैक्सिमम अभी हमारे ही मेरे ही नोन के हैं, उनकी एजेंसी है, और एक पर्टिकुलर कैंपेन था, इट वाज 85 लाख रुपीस का सिंगल सॉन्ग कैंपेन। 85 लाख रुपीस सिंगल सॉन्ग, मैं सॉन्ग का नाम नहीं लूँगा, बट बहुत ही बड़ा कैंपेन था वो। और कितने ही उसमें क्रिएटर्स थे, कितने ही क्रिएटर्स थे, ऑलमोस्ट वो पूरा इंस्टाग्राम ही कैप्चर हो गया था, और दुनिया भर की और भी चीज़ें थी, और भी टूल्स हैं। बट जो मैंने अपने सामने देखा है वो 85 लाख का कैंपेन था। रिकवरी क्या था फिर उसका? रिकवरी हो जाती है? ऑफ कोर्स मॉनेटरी टर्म्स में रिकवरी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो तो प्रोड्यूसर्स और लेबल डिटरमाइन करेगा। इट हैज नथिंग टू डू विद अस। जब तक हमारा पैसा ना लगाओ तो तब तक वी आर नॉट प्लेइंग रोल इन द मॉनेटरी थिंग्स। बट गाना तो हम एक ही चीज़ से डिटरमाइन करते हैं कि लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट। वाओ, मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले की बात है। तो इट वाज फायदा करते हैं। ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज है कि मतलब जितने भी लोगों से हम लोगों ने गाना प्रमोट कराया है उसके टोटल व्यूज पता लग जाए कितने आए हैं? ऐसा कुछ भी होता है? देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 क्रिएटर्स ने काम किया गाने के ऊपर आपकी एजेंसी ने, और मैं जानना चाहता हूँ कि उस 50 क्रिएटर्स का टोटल व्यूअरशिप कितनी आई है। बिल्कुल। कैसे? अब फॉर एग्जांपल अगर 50 क्रिएटर्स हैं, आप ये कहना चाह रहे हो ना कि जो क्रिएटर्स ने रील बनाई है उसके व्यूज कितने गैदर हुए हैं। सो इसमें हम ना 2-3 मैट्रिक्स कवर करते हैं कि अगर ब्रांड कैंपेन है, सो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो सकता है थ्रू लिंक क्लिक्स, थ्रू साइन अप्स, जो भी ऑब्जेक्टिव था कैंपेन का, जो क्या कहते हैं अपना कॉल टू एक्शन था, उससे डिटरमाइन हो सकता है वो। और अगर हम सॉन्ग कैंपेन की बात करें, सो उसका एक ही मैट्रिक्स हम फॉलो करते हैं, जो कि है व्यूज एंड लाइक्स, एंगेजमेंट, कमेंट्स, शेयर्स। सो ये 3-4 चीज़ें हम उसमें मेजर करते हैं। बाकी तो गाने का सक्सेस पता लग जाता है कि उसके स्पॉटिफाई पे, ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे कितने स्ट्रीम्स हैं, यूट्यूब पे कितने स्ट्रीम्स हैं, इंस्टाग्राम पे हमारे पास तो आएगा क्योंकि हम तो बार बार सुन रहे हैं, बाहर के अननोन लोगों के पास फीड पे कितना जा रहा है, तो उससे चीज़ें डिटरमाइन होती है। ऑफ कोर्स ये फीड वाला एंगल तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, बट हम लोग करते हैं ये। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी प्रोजेक्ट में हम पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उसमें मैं खुद पर्सनली लोगों से मिलता हूँ, ऐसे ही रैंडमली पूछ लेता हूँ मैं कि अरे ये गाना सुना है क्या आपने, ये आपकी फीड में आया क्या? करा है मैंने। मेरा एक टीममेट है वंश, सो वंश और मैं एक सॉन्ग कैंपेन के लिए हम निकले ही 1 घंटे इसलिए बाहर थे, मॉल में गए, सबसे पूछा अरे ये गाना हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग। तो उससे हमने बहुत बार किसी गाने से अगर हम इमोशनली इतना अटैच हो जाए तो उसमें हम
पर्सनली लूँ, Right. बट उससे आप मेजर नहीं कर सकते ऑफ कोर्स इतना, वो अब कौन बार बार जाके देखेगा, बट वो नंबर से पता लग जाता है कि क्या सीन है उस गाने का। मुझे ये बताओ, अगर हमने जी। ये जज करना है फेक फॉलोअर्स या फेक इन्फ्लुएंस, हाँ हाँ जो एंगेजमेंट है वो सच में डिटेक्ट हो सकती है? देखो सच में डिटेक्शन बहुत टफ है, हम्म बट इट कैन बी डिटरमाइंड कि लोगों का जो जेन्युइनली उनका एंगेजमेंट पता लग जाता है। कमेंट सेक्शन में अगर आप देखो, एनालिटिक्स में अगर आप देखो, इनसाइट्स में अगर आप देखो, पता लग जाता है। डीएम्स में पता लगता है, ऑफ कोर्स क्रिएटर्स तो इतना नहीं रिवील करेंगे, बट डीएम्स में पता लगता है, उनके इनसाइट्स में पता लगता है। हम लोग तो थोड़ा आप एक्सपीरियंस तो चाहिए होता हाँ है उसे देखने के लिए, हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, एंड वही सीन है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई मतलब जो आप कर रहे हो। हम्म अभी टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व होती जा रही है डे बाय डे, है Yeah. ना? एआई टूल्स बहुत सारे आ गए हैं, हम्म। चैट जीपीटी और जेमिनाई। क्या ये भी हेल्प करते हैं आपकी इंडस्ट्री के अंदर? अगर स्मार्टली यूज करा जाए हाँ। तो एआई विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे एआई टूल्स आ गए हैं फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड दे जेन्युइनली हेल्प नॉट जस्ट द इन्फ्लुएंसर्स बट वी एजेंसीज ऑल्सो यूज एआई टूल्स। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे किसी पार्टनर एजेंसी या किसी हम्म। इसी स्पेस में किसी और एजेंसी ने अगर कोई एआई टूल बनाया है, मेरे ऑलरेडी एजेंसी फ्रेंड्स ने बनाया है, ओके सो उनको हम भी यूज़ करते हैं ओके आइदर टू सोर्स इन्फ्लुएंसर्स किसी कैंपेन के लिए पर्टिकुलर जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, एंड वो फ्रेंडली टर्म्स में हो जाता है। सो एआई इज ऑल्सो प्लेइंग अ क्रूशियल रोल, बट क्रिएटिविटी जो ह्यूमन माइंड की होती है वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकती है एआई से। ओके जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, हाँ जो एक स्क्रिप्ट राइटिंग इंसान करता है, वो एआई नहीं कर सकता कभी भी। हम तो कभी वी नेवर इन्वॉल्व एआई इन एनी क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ Okay. एनीथिंग। हम तो अभी भी ह्यूमन नॉलेज और ह्यूमन एक्सपीरियंस पे रिलाई करते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स। बट येस creators sometimes some of the few creators I know they use chat gpt for their scripting some या ideas generation के लिए। ज़रूरी नहीं scripting तो बहुत unethical हो जाएगा कि आप लोगों को वही दिखा रहे हो जो, Right. so that's very unethical, but ideas generation के लिए it can be useful। अगर कंटेंट क्रिएशन की बात करें उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एआई कंटेंट क्रिएटर्स भी आ गए हुए हैं। अब what I personal these are my personal opinions, मैं किसी को देख के वो नहीं कर रहा हूँ, these are my personal opinions कि जो influencers हैं AI creators, वो they will never replace creators because they don't have a existence, real existence नहीं है। तो what influence are they giving? अगर entertainment purpose के लिए है कि चलो भाई उनका एक follower base बन गया, brands integrate वो कर रहे हैं, brands campaign कर रहे हैं, किसी हद तक just for the experiment brand can do that, but they can never replace real influencers because they don't have real existence of course। बट एआई तो काफ़ी ज़्यादा आजकल ग्रो कर रहा है, मतलब आई थिंक जो भी हम उससे आइडिया मांगते हैं वो हमें Yeah. दे रहे हैं, तो आगे भी ग्रो कर रहा है। आई थिंक वो हेल्प तो करेगा इन्फ्लुएंसर्स को भी। बिल्कुल इन्फ्लुएंसर्स को आइडिया जनरेशन में हेल्प करेगा, एंड एआई टूल्स हेल्प इन एडिटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एआई टूल्स। ऑफ कोर्स वहाँ भी क्रिएटिविटी रिप्लेस नहीं कर सकता एआई, वहाँ भी जो ह्यूमन एडिटर्स हैं वो ही रिमेन द फ्रंट पार्ट, बट एआई बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल कैप्शंस, आजकल कैप्शंस बहुत चलते हैं रील्स पे, तो ऑटो कैप्शंस एआई बहुत हेल्प करता है ऑटो कैप्शन जनरेट करने में। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे एआई हेल्प कर रहा है, बट ह्यूमन क्रिएटिविटी कभी रिप्लेस नहीं हो सकती है। दिस इज व्हाट आई हैव पर्सनली रियलाइज्ड। तो मतलब यू मीन टू से एआई कंटेंट क्रिएटर्स का फ्यूचर है या नहीं है, ये बताओ बस सीधा। आई डोंट थिंक सो। नो फ्यूचर। असिस्ट करेगा, असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकता है, बट कैन नेवर रिप्लेस। ओके या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे थे, ये बबल है या फ्यूचर में और बड़ा होने वाला है, क्या लगता है अभी आपको? तो स्टार्टिंग है। अच्छा। जिस तरीके से जितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस टाइम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री की, क्रिएटिव इकोनॉमी की हो रही है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग व्हाट आई कंसीडर। हर ब्रांड, पहले ब्रांड्स नहीं, दे यूज्ड टू रेजिस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बजट एलोकेट करने के लिए, बट नाउ एवरी जितने ब्रांड्स हैं नो, एंड बहुत ब्रांड्स अब ओपनली इन्वेस्ट करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, बिकॉज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज जेन्युइनली गिविंग देम आरओआई टिल द टाइम दे आर सेलेक्टिंग द रेलेवेंट क्रिएटर्स। अगर ब्रांड मैनेजर को समझ नहीं है राइट क्रिएटर सेलेक्ट करने की, आरओआई नहीं दे रहा है, तो ब्रांड क्यों इन्वेस्ट करेगा? बट if the brand gets the right agency to work for them like we do, we select the right creators, हमेशा influencer marketing can benefit the brands every time, but the trend changes। बहुत ज़्यादा डायनामिक इंडस्ट्री है और हर तीसरे दिन ट्रेंड चेंज होता है। पहले ब्रांड्स सिर्फ
मैक्रो और मेगा क्रिएटर्स पे फोकस करते थे, अब ब्रांड्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स नैनो यूजीसी वीडियोस। एक साल पहले तक यूजीसी नहीं वीडियोस थी, इतना exist नहीं नहीं थी, करती थी, एग्जिस्ट हाँ। ही नहीं करती थी। राइट, अब यूजीसी वीडियोस कितने ब्रांड्स कराते हैं, बहुत ज्यादा UGC क्रेज हो वीडियो, गया बहुत इसका। ज्यादा। तो बहुत डायनामिक इंडस्ट्री है और ब्रांड्स को बहुत कोप अप करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो तो हमारी एजेंसीज का काम है कि हम कैसे ट्रेंड को पकड़ें कि क्या व्हाट इज करेंटली वर्किंग फॉर द ब्रांड और हम वो पिच करें। सो दैट्स अपॉन आवर कॉल। जैसे अब आप बता रहे हो ये तो फ्यूचर है, मतलब अभी तो बहुत ही यस छोटी है। तो जो अपकमिंग क्रिएटर्स हैं जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, क्या कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखें? या कोई एडवाइस देना चाहेंगे जिसे वो फॉलो करके अच्छे से परफॉर्म कर पाएं इसके अंदर? मैं हर एक इमर्जिंग क्रिएटर को भी यही कहता हूँ, मैं यहाँ भी यही कहना चाहता हूँ, यू नीड अ डिफरेंशिएशन। इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इतने ज़्यादा क्रिएटर्स हो गए हैं, इतने सैचुरेट हो गई है मार्केट। अगर आपके पास डिफरेंशिएशन नहीं है देन आई गेस यू शुड लुक फॉर अ बैकअप ऑप्शन ऑल्सो। बट इफ़ यू हैव अ डिफरेंशिएशन, इफ़ यू आर, आप कुछ ढूंढो, कुछ एक अलग जॉनरा पकड़ो, कुछ एक अलग चीज़ पकड़ो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फाइनेंस वीडियोस बना रहे हो तो आप वही सेम काइंड ऑफ फाइनेंस वीडियोस, अगर कोई कुछ न्यूज़ कवर कर रहा है सेम न्यूज़ आप कवर कर रहे हो। थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट। कुछ आपको अपने लिए अलग सोचना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर एबल टू कैप्चर दैट डिफरेंशिएशन राइटली देन यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, फिर ग्रोथ है। बट अगर आप सेम वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हो तो आई गेस यू शुड लुक फॉर अ बैकअप ऑप्शन। तो मेरी एडवाइस अपकमिंग क्रिएटर्स के लिए यही है, लुक फॉर समथिंग डिफरेंट, जिसको लोग याद रखें, जिसको लोग सेव करें, कि आप उनके दिमाग में रहो लोगोगे। अदरवाइज ऐसे होती है स्क्रिप्ट रील्स, बिल्कुल। सो राइट। आप चले जाओगे, नजरों में नहीं आओगे। अगर आप अपनी इतनी अच्छी जर्नी को एक टाइटल देना चाहें तो वो क्या टाइटल देंगे? टाइटल अब अगर मैं इसको, लोग तो टाइटल यही देते हैं कि क्या कहते हैं, यंग अचीवर। बट अगर मैं तो अपने आप को हसलर ही कहना चाहूँगा, बिकॉज आई हैव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव हसल्ड, आई हैव टेस्टेड एंड ट्राइड डिफरेंट थिंग्स। अब धीरे धीरे, अब फॉर एग्जांपल अभी भी वी आर नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, अब वी हैव स्टार्टेड आवर इवेंट्स कंपनी, सो every day is a new hustle day, so I can call my journey hustling journey. नाइस। कार्तिक 2023 में आपने अस्तित्व फेस्टिवल में इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? और डिड यू एक्सपेक्टेड कि हाँ मुझे भी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला है? So expected तो नहीं था of course, but बहुत बड़ी अचीवमेंट रही थी वो। और वहाँ पे इट वाज इंडियाज बिगेस्ट यूथ फेस्टिवल एंड वहाँ पे कई हज़ारों में लोग थे। सो इतने सारे, मेरा वो पहला अवार्ड था प्रॉपर स्टेज पे। सो इतने सारे लोगों के सामने अवार्ड पिक करना, हेजिटेशन भी थी, प्राउड फीलिंग तो ऑफ कोर्स थी। तो इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस और अभी तक वो मेरे बायो में है। सो इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड वो काफ़ी इन द एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी, सो इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो उसके बाद कुछ लाइफ में चेंज भी आया? चेंज किया, ये सब तो अचीवमेंट्स है, इनर सेटिस्फैक्शन देती है, मोटिवेशन देती है। मैं तो हर एक अचीवमेंट को मोटिवेशन मानता हूँ। मेरा जो अब तक सारा काम चलता आ रहा है, जो मैं डेली जो ग्रोथ हो रही है वो मोटिवेशन की वजह से हो रही है। मैं इंटरनल मोटिवेशन में बहुत बिलीव रखता हूँ। बाहर एक्सटर्नल तो बहुत मिल जाती है, बहुत लोग कहने वाले हैं ग्रोथ करो, ये पीछे रह जाओगे, और जो इंटरनल मोटिवेशन होती है ना, वो आप जब सेंस ऑफ अचीवमेंट जब तक नहीं आती तब तक आपको इंटरनल मोटिवेशन नहीं आती है। तो ऑल दीज थिंग्स एक्ट एज ए इंटरनल मोटिवेशन फॉर मी एंड डे बाय डे ग्रोथ उसी की वजह से होती है। पहले तो ये बताओ, इतनी कम एज में इतनी एनर्जी, पॉजिटिविटी और क्लैरिटी कैसे लेके आते हो? बाय एक्सपीरियंस है, ये लोगों से मिलके आया है। मैं तो इतना बिलीव रखता हूँ नेटवर्किंग में, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। हर इंसान, एवरी पर्सन टीचेस यू सम अदर थिंग। और जितना ही जो मुझे क्लैरिटी ऑफ माइंड आई है, इतना माइंडसेट जो मेरा डेवलप हुआ है, वो नेटवर्किंग से ही हुआ है। मैं लोगों से मिलता हूँ, अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिलता हूँ, और काफ़ी लोगों से मिला हूँ। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंसान आपको सिखा के जाता ही है। अब वो आपको अपना सर्कल चूज करना आना चाहिए कि लोग आपको गलत सिखाएं या आपको सही सिखाएं। आपको पता होना चाहिए कि दिस थिंग इज रॉन्ग फॉर यू, दिस इज राइट फॉर यू। एक बार आपने वो समझ लिया, फिर योर पाथ गेट्स इवन मोर क्लियरर। सो वहाँ पे चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो मैंने तो जो मेरा पर्सनल रहा है वो मैंने लोगों से ही सीखा है सब कुछ। नाइस। धक्के खाए हैं, देयर वर मेनी लॉसेस इन द लाइफ, तो वहीं से ही चीज़ें समझ आई। नाइस। कार्तिक, ये तो मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है कि लोगों ने सिखाया आपको। लोग तो वैसे सब कुछ सिखाते हैं, है ना, बट वो डिपेंड करता है सीखने वाले के ऊपर। आपने क्या सीखा? एग्जैक्टली। तो आज क्या सीखा आपने निश और मेरे से?
अगर सब लोग सिखा ही रहे हैं कुछ ना कुछ, हाँ। तो हमसे भी कुछ ना कुछ तो नोटिस किया ही होगा आपने। ऑफ कोर्स हाँ। जितने क्रिएटिवली आप लोगों ने क्वेश्चंस पुट करे हैं मेरे सामने एंड जो कि अब तक कभी नहीं पूछे गए हैं, हाँ। मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं थे, तो वो सीखा है मैंने वाह। जनरली ऑन द स्पॉट। जो जिस तरीके से क्वेश्चंस रोटेट हुए हैं ना, इट वाज वेरी नाइस Nice. एंड अट्रैक्टिव। या तो नेक्स्ट 5 ईयर में अपने आप को भी क्या विजन प्लान किया हुआ है, कहाँ देखना चाहते हो, एनी गोल्स यू हैव? सो इन द नेक्स्ट 5 years जो मेरा एम है, मैं काफ़ी जगह ऑलरेडी ये बता भी चुका हूँ, माई एम रिमेन्स द सेम, टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, टू मोटिवेट यंग पीपल आउट देयर टू, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में यंग पीपल विल डोमिनेट, देयर विल बी यंग लीडर्स। इतने सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ चुके हैं, और जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत लिमिटेड थे, बहुत लिमिटेड थे। आई वॉज टाइटल्ड एज यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन दिल्ली फॉर 1 year। सो उस टाइम बहुत यंग लोग कम थे, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि आने वाले फ्यूचर में यंग लीडर्स डोमिनेट करेंगे। सो मेरा विजन हमेशा से यही है, मैं जितने ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करूँ, परसुएट करूँ उन्हें टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लोग कर रहे हैं वो नहीं, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स। दिस इज माई एम, टू मेक माई पेरेंट्स हैप्पी हमेशा, और हमेशा घर वालों की खुशी से ही आपकी खुशी है ना। सो दिस इज माई मेन एम, टू मेक माई पेरेंट्स हैप्पी, प्राउड, इवन मोर प्राउड, एंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टू हेल्प पीपल टू ग्रो द नेशन। जितना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बट जितना मैं हेल्प नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना चाहूँ उतना मैं करना चाहता हूँ। अमेजिंग यार। Yeah. अगर आपके जितने जो यंगस्टर्स ऐसा सोचेंगे तो आई थिंक वी विल बी ऑन द न्यू इंडिया लेवल, है ना? यस यस यस। कार्तिक, ऐसा क्या था कि पीआर को छोड़ के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिजनेस में आना पड़ा आपको? ऐसा कुछ तो हुआ ही होगा। हाँ, सो मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगा, 2 क्रिएटर्स हैं जिनका मैं सोशल मीडिया हैंडल करता था एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, Okay. और उनके लीड्स मैनेज करता था। दोनों ही फिटनेस क्रिएटर्स थे, एक है श्रुतिका माथुर और एक है सुवंश ग्रोवर। सो उन दोनों के लिए मैं, दोनों फिटनेस क्रिएटर्स थे, एंड दोनों के लिए मैं उनका सोशल मीडिया मैनेज, पोस्टिंग, लीड मैनेजमेंट, वो सब चीज़ें करता था। तो वहाँ से, ऑल्दो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से इतना रिलेटेड नहीं है, हाँ। एज अ सोशल मीडिया मैनेजर में काम कर रहा था, बट कहीं ना कहीं लगा कि ब्रांड्स भी कनेक्ट करते हैं क्रिएटर्स के साथ फॉर देयर प्रमोशन। वहाँ से एक हिट मिला, बाकी 2-3 और फैक्टर्स से जहाँ से किक मिला, तो हो गया बस स्टार्ट। ओके। बट मेन जो आइडिया लगा वो व्हेन आई वाज वर्किंग विद दीज 2 क्रिएटर्स, वहीं से मिला। बाकी बोथ ऑफ देम आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो कार्तिक भाई, काफी मजा आ रहा है बात करके, है ना? बिल्कुल। मतलब अनएक्सपेक्टेड सा पॉडकास्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जितना अभी तक ना हम लोग ये चीजें क्रिएट कर रहे थे, कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, बट कंटेंट को इतना डेप्थ में समझा नहीं था जाके, किस तरीके से वर्क करता है, क्या फायदा है, किस, और इकोनॉमी इतनी ग्रोथ होने वाली है आगे, बहुत बड़ा फ्यूचर है। नहीं तो Yes, yes. भाई अराउंड ना सराउंडिंग में यही सुनने को मिलता था, यार ये तो बहुत हो गया है, बहुत लोग कंटेंट बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अब बट तो अभी पता लगा। क्रिएटर्स आर स्विचिंग टुवर्ड्स फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। ये अच्छा। कंटेंट क्रिएशन को अब मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स फुल टाइम ही देख रहे हैं, बिकॉज अर्निंग सोर्स, Right. फेम, रिकॉग्निशन। सो अब पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग क्रिएटर्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला जो हमारा पॉडकास्ट है, ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो अमर्जिंग क्रिएटर्स है या अपकमिंग क्रिएटर्स है, उनको हेल्प भी करेगा एक, मतलब साउंड डिसीजन लेने में, कि ना कि यार, और अपने पेरेंट्स को समझाने में भी। राइट। मैं कहता हूँ चाहे फुल टाइम ना आए, बट इतना इम्पोर्टेंट तो है ये, साइड लेके भी उसे एटलीस्ट फोकस्ड होकर चले, बिल्कुल साइड ना रखे कि कर लिया नहीं कर लिया नहीं कर लिया, ऐसे ना रखे। बिल्कुल। ठीक है, अभी ना हम लोग एक सेक्शन पे जंप करने वाले हैं जो हमारे पॉडकास्ट का काइंड ऑफ हार्ट होता है, रैपिड फायर सेक्शन। ग्रेट, एक्साइटेड। तो फर्स्ट को में जो भी हम पूछेंगे ना, 2 ऑप्शंस में से जो आपके माइंड में आ रहा है, आपने वो देना है हमें आंसर। ठीक है, डन। रैपिड मींस रैपिड रहना चाहिए। रैपिड। रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स? रील्स। क्यों? रैपिड फायर। नहीं, थोड़ा सा पता भी लगना चाहिए। थोड़ी एक्सप्लेनेशन मिल जाए कहीं कहीं नहीं, आई एम जेनजी, मैं जेनजी कैटेगरी में आता हूँ, तो जेनजी को रील्स ही पसंद है और एवरी टाइम, बिकॉज रील्स में काफी मिक्स्ड कंटेंट आता है, एंड जो हमें इंटरेस्ट आता है वो रील्स के कंटेंट में ही आता है। आई हैव ट्राइड यूट्यूब शॉर्ट्स, बट रील्स ऑलवेज। हसल कल्चर या वर्क लाइफ बैलेंस? हसल। स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव परफॉर्मेंस? डिपेंड्स, बट लाइव, फॉर मी पर्सनली लाइव। वायरलिटी और कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी। को फाउंडर या फिर सोलो जर्नी? अभी तक सोलो जर्नी रही है, सो आई हैव
अचीव दैट कि अकेले बहुत चीज़ें हो सकती है, बट या टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अ मिक्स ऑफ बोथ है. नॉट अ पर्टिकुलर आंसर. फैन फॉलोइंग और पर्सनल स्पेस. फैन फॉलोइंग में रिकॉग्निशन हाँ. और पर्सनल स्पेस मेरे टाइप की चीज़ नहीं है. ओके. क्रिएटिव फ्रीडम या क्लाइंट की गाइडेंस फॉलो करनी अच्छी लगती है? क्रिएटिव फ्रीडम. रिस्क टेकिंग या कैलकुलेटिव. रिस्क टेकिंग. या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन मार्केटिंग? इंस्टाग्राम. पैसे को इम्पोर्टेंस पहले देते हो या पैशन को. पैशन ऑलवेज. नैनो इन्फ्लुएंसर या मेगा इन्फ्लुएंसर्स? मेगा. अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट्स. लेट नाइट्स. Gen Z मेरा है. आई एम वेरी प्रोडक्टिव एट लेट नाइट्स, लेट आवर्स. तो दैट्स व्हाई. स्टेज फियर या फिर एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट ऑलवेज. वाओ। अच्छा, एक आर्टिस्ट या इन्फ्लुएंसर जिससे कोलैब करना चाहोगे फ्यूचर में. फ्यूचर में आर्टिस्ट या इन्फ्लुएंसर तो नहीं कह सकते, बट अगर सेलिब्रिटीज में देखा जाए हाँ. तो शाहरुख सर से एक बार मिलना है, एक बार काम करना है. और अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, बट इन फ्यूचर आई एम एमिंग फॉर द सेम. सही। एज अ रोल मॉडल आई सी हिम. सोनू सूद ऑफ कोर्स सिंस डे वन. उनके साथ तो कर चुके आप. सोनू सर कर चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई एम दोबारा करना है. ऑफ कोर्स ऑलवेज. सोनू सर के साथ तो जब भी मौका मिले कुछ काम करने का, आई एम ऑलवेज अप फॉर इट. ऑलवेज. योर इज अ रोल मॉडल. ओके, Yeah. ग्रेट। योर सीक्रेट वेपन जो किसी को नहीं पता आज तक फॉर ग्रोथ? ऐसा तो कुछ नहीं है. आई ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क हम्म. एंड कंसिस्टेंसी. जहाँ आपने 2 दिन छोड़ा, आपने थोड़ा उसको लीनियंसी दी, थिंग्स गो ऑफ. वो वैसे So- बताने वाले भी नहीं. सीक्रेट ही रहना सीक्रेट हो गया है। चाहिए. लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन या वन टाइम कैंपेन. लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन. ब्रांड डील्स या पर्सनल प्रोजेक्ट्स? ब्रांड डील्स. टीम वर्क या इंडिविजुअल. टीम वर्क. कोई एक ऐसा गाना जो कोट जिससे आप अपनी लाइफ का एंथम मानते हो? जीना सिखाया हमारी फिल्म थी जो कुछ खट्टा हो जाए, उसी का सॉन्ग है. Okay. एंड इट्स क्वाइट क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज पूरे ऑलमोस्ट 1 साल काम करा है उस गाने पे. सो जीना सिखाया. अमेजिंग। वेरी नाइस. अच्छा, तो अभी मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल याद कर रही हूँ आपकी, जहाँ पे मुझे बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियाँ दिखती हैं हमेशा, कलरफुल, प्यारी, वेरी लग्जरियस. तो उनके बारे में जानते हैं. हाँ. मैं गाड़ियों के नाम लूंगी, आप उनके बारे में 2 अच्छे फीचर्स जो आपको उनका पसंद है वो बताइएगा. फर्स्ट है. फरारी. फरारी पावर एंड अट्रैक्शन जो लोगों को इतना अट्रैक्ट करती है, सब मुड़ के देखते हैं. बिल्कुल. Yeah. लैम्बोर्गिनी. लैम्बोर्गिनी इज क्वाइट, मेरा एक्सपीरियंस दोनों के साथ बहुत अच्छा रहा है एंड सेम रहा है. पावर, एक्सपीरियंस एंड द वाइब्स यू गेट व्हेन यू रोल अराउंड दीज कार्स. रोल्स रॉय. रॉयल्टी एंड यू फील दैट यू आर द किंग, यू रूल. सो उसके अंदर तो यही वाह. दैट क्लास फीलिंग. रॉयल रूल कितना है ना, साउंड सिमिलर साउंड कर रहा है. तो नाम सोच के रखा है उन्होंने, रोल्स रॉय. हाँ. मर्सिडीज. मर्सिडीज तो इट्स अ वेरी डेली यूज कार. तो अब डिपेंड्स. मर्सिडीज अगर आप ऊपर जाओ AMG GTR में, सो दैट्स अ पावर स्पोर्ट्स कार. और इफ यू सी E class, S class, that's a daily use car. But of course every car has its own vibe, every car has its own feel. So that's the thing. अगर दोनों में ऑप्शन मिले आपको, फरारी या लैम्बोर्गिनी, आप अपने लिए कौन सी बाय करेंगे? बहुत controversial है, but I'll go for Lamborghini always. ठीक है, आप सही. कंट्रोवर्शियल कैसे, कंपनी वाले नाराज हो जाएंगे. कल आ रहा है भाई, गिफ्ट आ रहा है गाड़ी. नहीं. कार्तिक भाई, रैपिड फायर सेक्शन भी बहुत अच्छे से हो गया है ना. ये कार वाली नॉलेज भी मतलब आपने बताया जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था. बिल्कुल. ठीक है, अभी ऑलमोस्ट पॉडकास्ट अच्छा जा रहा है, बढ़िया जा रहा है. एक और छोटा सा फन राउंडर है, उसके अंदर पता लग के निकल के आएगा कि आपकी फेवरेट सच में मतलब गाड़ी कौन सी है, या कौन सी गाड़ी आपकी फेवरेट ना होकर के, या बेसिकली ऑल ओवर अच्छी है गाड़ी, है ना. वो गाड़ी विंस करेगी. तो निशा भी कुछ गाड़ियों के नाम लेने मैं वाली तो है. अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस बता सकता हूँ. जैसे मर्जी बताओ, ठीक है, पर्सनल ठीक है. बताओ या मतलब ग्लोबली बताओ, जैसे मर्जी Done, बताओ. done, done. तो वो 2 गाड़ी के नाम लेंगे. ठीक जो है. गाड़ी आप चूज करने वाले हो उस गाड़ी को फिर अगली गाड़ी से कंपेयर करेंगे. ठीक जो है. एंड में बचती है वो गाड़ी विनर होगी आज की Done. पॉडकास्ट की. Done, और done. फिर मुकेश भाई वो आपको गिफ्ट करेंगे. वो कंपनी वाले गिफ्ट करेंगे. फरारी वर्सेस मैक्लेरन. Ferrari. फरारी वर्सेस एस्टन मार्टिन. Ferrari. फरारी वर्सेस मर्सिडीज. Ferrari. फरारी वर्सेस पोर्श. Ferrari. फरारी वर्सेस बुगाटी. Bugatti अब तक एक्सपीरियंस नहीं करी तो Ferrari. फरारी वर्सेस ओडी. Ferrari. ओके, द लास्ट इज फरारी वर्सेस लैम्बोर्गिनी. Lamborghini always. अमेजिंग. तो आपको मिलने वाली है अभी लैम्बोर्गिनी. Please please. Lamborghini Address देता हूँ मैं. एड्रेस ले लो, तुम भी जवानी बढ़ गए. Done, done, done. सही. कार्तिक, बहुत मजा आया यार हाँ पॉडकास्ट जी. करके. थैंक यू सो मच.
थैंक यू सो मच आपका फॉर इनवाइटिंग मी एंड काफ़ी मज़ा आया, इट वाज रियली फन। और आई होप लोगों को भी मज़ा आया हो और कुछ ना कुछ सीखने को मिले इस पॉडकास्ट से, कुछ इंसाइट्स मिले। नहीं नहीं, पक्का मिलेगा। जब आप लोगों से सीख लेते तो पॉडकास्ट से तो पक्का सीखने वाले आगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल।